अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 661 से 665। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 661 न्यू असगार्ड मास्टर। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 661 नया असगार्ड मास्टर। हालांकि भले ही ये क्विंशियन की गति 10 गुना तेज थी, फिर भी उसके लिए यूचे की हथेलियों से बचना असंभव होगा। यूचे स्थिर खड़ा रहा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक अदृश्य ठंडी हवा अंतरिक्ष में घुस गई और तुरंत 300 किलोमीटर से अधिक दूर चली गई। ये क्विंशियन का शरीर, जो बुरी तरह से बच रहा था, कठोर हो गया और चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गया। इसके बाद उसका पूरा शरीर बर्फ की एक परत के नीचे जम गया, जो तेजी से मोटी होती जा रही थी। रखो उसे, जीवित रखो, गोंड युक्सियान ने तेज आवाज में कहा। गोंड युक्सियन के अनुस्मारक के बिना भी यूचे ये क्विंशियन को मारने की योजना नहीं बना रहा था। उसने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि ये लोग सन मून डिवाइन हॉल से थे, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि वे फ्रोजन क्लाउड असगार्ड पर हमला क्यों करेंगे, खासकर जब ये लोग स्पष्ट रूप से ये जिंगान की कमान के अधीन थे। कम से कम उसे इसके पीछे का कारण पता लगाना चाहिए, विशेषकर ये झिंगान का लक्ष्य। पलक झपकते ही ये क्विंशियन का पूरा शरीर पूरी तरह से बर्फ से सील कर दिया गया था, और चाहे वह उसका शरीर हो या गहन ऊर्जा, वे सभी पूरी तरह से सील कर दिए गए थे। वह बिना हिले डुले जमीन पर लेट गया। यूचे ने अपनी हथेली खोली और एक अराजक वायु प्रवाह के साथ ये क्विंशियन का बर्फ से सील शरीर जमीन से उड़ गया, तेजी से पीछे की ओर उड़ गया, जब तक कि वह यूचे के पैर से नहीं टकराया और यूचे के पैरों ने उस पर जोर से प्रहार किया। जिस पल उसका पैर नीचे उतरे, ये क्विंशियन के पूरे शरीर को ढकने वाली बर्फ की परत एक पल में बिखर गई। ये क्विंशियन बेहोश नहीं थे। उसके शरीर पर बर्फ की परत के बिना उसका पूरा शरीर अभी भी ठंड से कांप रहा था और उसका चेहरा चोटों से ढका हुआ था, लेकिन उसकी गहन ऊर्जा पूरी तरह से दबी हुई थी और एक ताकत द्वारा बंद कर दी गई थी, जो इतनी मजबूत थी कि वह इसका विरोध भी नहीं कर सका। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह इसका कोई उपयोग नहीं कर पाया। यूचे ने अपनी आंखें उठाई और धीरे से अपने पैर ये क्विंशियन की पीठ से दूर कर दिए। यूचे के उस पर कदम रखे बिना भी दमन की वह जबरदस्त शक्ति अभी भी मौजूद थी। ऊपर से उसका शरीर एकदम अकड़कर जम गया था। खड़े होने की बात तो दूर, वह अपनी भुजाएं भी नहीं उठा सकता था या अपना सिर भी नहीं घुमा सकता था। उसके मुंह से केवल हल्की अस्पष्ट कराहें आ रही थी। टकराना। यूचे ने ये क्विंशियन को फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल के एक कोने में लात मारी, उसे दोबारा नहीं देखा और गोंड युक्सियन के सामने तेजी से चला गया, क्योंकि उसे लगा कि गोंड युक्सियन की सांसें पल पल कमजोर होती जा रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका जीवन किसी भी क्षण समाप्त हो जाएगा। असगार्ड मालकिन, आपने मुझसे उसे जीवित रखने के लिए कहा था, क्या यह उनसे ये पूछने के लिए था कि वे कहां से हैं? यूचे ने गोंड युक्सियन का सामना करते हुए शांति से पूछा, क्योंकि उसने बुद्ध के महान मार्ग को प्रसारित करना और प्रकृति की ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। मुरोंग कियानेक्स्यू, जून लियानकी, म्यूलानी, चुयुली, फैंग हन्यू, फैंग हेनेक्स्यू और सभी फ्रोजन क्लाउड शिष्यों ने अपने चेहरों पर शून्य भाव के साथ सीधे उसकी ओर देखा। उन सभी की आंखें धुंधली थी, जैसे कि वे बर्फ की धुंध से ढकी हुई हो, और धुंधलापन था जैसे कि वे एक सपने में हो। शायद उन्होंने माना इस क्षण तक वे अभी भी सबसे शानदार सपने में थे। एक प्रलयनकारी आपदा। इन 6 महीनों के दौरान वे हमेशा हताश, निराशाजनक स्थिति में थे। उनके दुश्मनों में 2 अधिपति और 10 स्वर्गीय सिंहासन शामिल थे, और वे उस शक्ति के खिलाफ नहीं लड़ सकते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। 6 महीने तक वे फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल की आखिरी सांस पर निर्भर रहे। आज जब खलनायकों ने फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल को तोड़ दिया, तो उनमें से हर एक ने मौत की तैयारी कर ली थी और पहले से ही किसी चमत्कार के प्रकट होने की उम्मीद करना बंद कर दिया था। लेकिन यूचे, जो 3 साल पहले प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग पर मर गया था, उनके फ्रोजन क्लाउड असगार्ड का एकमात्र पुरुष शिष्य वास्तव में आखिरी क्षण में वापस आया और उनके सामने प्रकट हुआ। न केवल वह चमत्कारिक रूप से जीवित वापस आ गया, बल्कि उसकी ताकत इतनी मजबूत हो गई थी कि यह पूरी तरह से अविश्वसनीय और समझ से बाहर था। उसके द्वारा 2 ही सेकंड में 10 मजबूत उच्च स्तरीय सिंहासन मारे गए, जिन अधिपतियों को इतना शक्तिशाली माना जाता था कि वे भयावह थे और ब्लू विंड नेशन की किंवदंतियों के अस्तित्व को पार कर गए थे। वे यूचे के सामने बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे। वे नवजात शिशु से भिन्न नहीं थे। लड़कियां। यूचे की वापसी के कारण जिस खतरे ने उन्हें एक निराशाजनक स्थिति में डाल दिया था, वह पलक झपकते ही हल हो गया। वे 11 खलनायक जिनसे वे नफरत करते थे और डरते थे, वे सभी बिना शरीर के मर चुके थे, और जो एकमात्र बचा था वह लकवाग्रस्त था, प्रभावी रूप से मर चुका था। लेकिन उनमें से कोई भी खुशी से झूम नहीं उठा, क्योंकि यह सब बहुत अवास्तविक था। इस समय उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी आंखों के सामने यूचे वही यूचे है जिसे वे जानते थे। हाँ, गोंड युक्सियान ने धीरे से सिर हिलाया। हमारे जमे हुए बादल असगार्ड। नहीं, पता नहीं हम इस आपदा से क्यों पीड़ित हैं। खांसी, खांसी, खांसी। गोंड युक्सियन को गंभीर खांसी हुई और उसके मुंह के कोने से काले खून का एक निशान गिर गया। मालकिन, मुरोंग कियानेक्स्यू और जून लियानकी ने चिल्लाकर कहा, और तुरंत उन्होंने हताशा में अपनी गहन ऊर्जा को उसके शरीर में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। यूचे ने भी तुरंत अपनी हथेली उसकी छाती पर रख दी और प्रकृति का सार जो उसने अभी अभी इकट्ठा किया था, उसे उसकी जीवन रेखा में प्रवाहित होने दिया। असगार्ड मालकिन, चिंता मत करो, हम इसकी तह तक जरूर पहुंच पाएंगे। इसके पीछे जो भी शख्स है, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। असगार्ड मालकिन, अब मत बोलो, आंखें बंद कर लो और अपने आप को शांत करो। अब कोई खतरा नहीं है, तुम्हें बस शांति से अपने घावों को ठीक करना है और तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। नहीं, लेकिन गोंड युक्सियन ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ चीजें हैं जो मुझे अभी कहनी चाहिए। गोंड युक्सियन की आवाज कांप रही थी और कमजोर थी, लेकिन इस समय उसकी आंखें अब और केंद्रित नहीं थी। इसके बजाय वे उज्ज्वल और स्पष्ट थे, यहाँ तक कि उसके शरीर की कमजोर जीवन शक्ति भी अचानक स्थिर हो गई थी। लेकिन यूचे ने इस बदलाव पर चिंता करना बंद नहीं किया, बल्कि उसका दिल तुरंत डूब गया। यह मृत्यु से ठीक पहले स्पष्टता का क्षण था। गोंड युक्सियन अपनी शेष जीवन शक्ति का उपयोग एक आखिरी छोटी स्पष्टता के बदले में कर रही थी। असगार्ड मालकिन, आप कुछ मत कहो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। गोंड युक्सियन के होंठ कांप रहे थे और उसकी कमजोर आवाज गहरी तात्कालिकता से भरी हुई थी, जिसके कारण यूचे उसे बीच में रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अब और यूचे, क्या तुम मुझे बता सकते हो, इस समय तुम्हारी ताकत किस स्तर पर है? सभी का ध्यान एक बार फिर यूचे पर गया।
वे सभी अविश्वसनीय रूप से उत्सुक थे कि उसकी ताकत अब किस दायरे में है, लेकिन यूचे को पता था कि गोंग युक्सेन ने यह सवाल बिल्कुल जिज्ञासा से नहीं पूछा था। उन्होंने गंभीरता से जवाब दिया, मेरी गहन शक्ति का क्षेत्र सम्राट गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है, लेकिन अगर मैं अपनी पूरी ताकत का उपयोग करता हूँ तो मैं तीसरे स्तर के नीचे के सम्राट के खिलाफ युद्ध करने में सक्षम हो सकता हूँ। लड़ाई एक सम्राट के विरुद्ध। अवर्णनीय सदमा और अविश्वास की झलक फ्रोजन स्नो शिष्य के सुंदर चेहरों पर प्रकट हुई, क्योंकि वे सभी अनियंत्रित रूप से हौंफ रहे थे। यदि युनचे को अपनी सारी शक्ति का उपयोग करना होता तो वह एक सम्राट के खिलाफ युद्ध कर सकता था। इसका मतलब था युनचे की ताकत अब पहले से ही पौराणिक संप्रभु गहन दायरे में थी। यह उच्चतम क्षेत्र था जिस तक न केवल ब्लू विंड नेशन बल्कि संपूर्ण प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप के गहन अभ्यासकर्ताओं द्वारा पहुंचा जा सकता था। यह इस दुनिया का सर्वोच्च विमान था। एक बार जब कोई इस क्षेत्र में प्रवेश कर गया तो वह मनुष्यों के बीच एक सच्चा सम्राट बन जाएगा। गहन मार्ग की एक सच्ची किंवदंती। गोंग युक्सेन की अभिव्यक्ति बहुत शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में उज्जवल चमक का एक क्षण चमक उठा। उसने धीरे से कहा, तो क्या आप अब भी स्वीकार करते हैं कि आप फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड के शिष्य हैं? युचे ने बिना किसी हिचकिचाहट के दावा किया, अगर एस्गार्ड मालकिन ने मुझे निष्कासित नहीं किया तो मैं हमेशा फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड का शिष्य रहूंगा। उसने अपनी हथेली को बढ़ाया और उसकी हथेली के केंद्र में धीरे धीरे एक बर्फ नीला फ्रॉस्ट क्रिस्टल दिखाई देने लगा। ये फ्रोजन क्लाउड सोल क्रिस्टल उस समय ग्रैंड एस्गार्ड मालकिन द्वारा मुझे व्यक्तिगत रूप से दिया गया था, और यह फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड के शिष्य के रूप में मेरी पहचान का प्रमाण है। भले ही मैंने फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड को 3 साल के लिए छोड़ दिया है, लेकिन ये हमेशा इस शिष्य पर रहा है और कभी पीछे नहीं छोड़ा गया। युनचे के हाथ में फ्रोजन क्लाउड सोल क्रिस्टल को देखते हुए गोंग युक्सेन की आंखों में हरकत दिखाई दी। उसने धीरे धीरे सिर हिलाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी, और यहाँ तक कि उसकी आवाज में उत्साह भी था। अच्छा अच्छा अच्छा, छोटे से 6 वर्षों में कोई गहरी ताकत न होने से लेकर ऐसा करने में सक्षम होने तक, एक सम्राट के खिलाफ लड़ाई, केवल 6 साल। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में इस तरह का मामला पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि हम भी एक शुद्ध अस्तित्व हैं, आप अभी भी ये स्वीकार करने को तैयार हैं कि आप मेरे एस्गार्ड के शिष्य हैं। आप वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रिश्तों को महत्व देते हैं। कोई आश्चर्य नहीं, यूचेन ऐसा करने को तैयार था, आपके लिए जमे हुए बादल को त्याग दे। किंग्यू आपकी वजह से चिंता करना बंद नहीं कर सका। वरिष्ठ गुरु ने आपको पहला पुरुष शिष्य बनने की अनुमति देने के लिए 1000 साल के संप्रदाय के नियम को भी तोड़ दिया। गोंग युक्सेन ने एक ही बार में इतनी सारी बातें कही, लेकिन उसका चेहरा पीला से गुलाबी हो गया। युनचे को पता था कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी स्थिति में सुधार हो रहा था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह मौत के करीब एक और कदम थी। किंग्यू ने तुमसे शादी की, यूचे ने तुम्हारी वजह से एस्गार्ड छोड़ा। मैंने एक बार सोचा था कि तुम फ्रोजन क्लाउड के लिए दुर्भाग्यशाली हो। जब वरिष्ठ मास्टर ने तुम्हें एक पुरुष शिष्य के रूप में स्वीकार किया तो मैं भी एक बार स्वीकार या समझ नहीं सका ये। लेकिन आज मुझे अभी पता चला कि आप फ्रोजन क्लाउड के लिए न केवल दुर्भाग्य नहीं हैं, बल्कि आप स्वर्ग द्वारा मेरे फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड को दिए गए उद्धारकर्ता भी हैं। यदि यह आपके लिए नहीं होता तो फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड अस्तित्व में नहीं होगा आज के बाद। वरिष्ठ मास्टर वास्तव में अंतर्दृष्टिपूर्ण और बुद्धिमान थे। मालकिन, बात करना बंद करो। फैंग हन्यू और फैंग हेनिक्सु पहले से ही इतने चिंतित थे कि वे रोने के करीब थे। खतरा टल गया है, हम आपको तुरंत फ्रोजन हॉट हॉल ले जाएंगे। जब हम वहां पहुंचेंगे तो आप निश्चित रूप से जल्द ही ठीक हो जाएंगे। नहीं, गोंग युक्सेन ने कमजोर ढंग से अपना सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, मुझे हिलाओ मत। समाप्त करो, मुझे जो कहना है उसे सुनना समाप्त करो। युनचे, चूंकि आप स्वीकार करते हैं आपकी पहचान फ्रोजन क्लाउड के शिष्य के रूप में है, तो क्या आप मेरी इस एस्गार्ड मालकिन की आज्ञा सुनने को तैयार हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे ने सिर हिलाया। उसने गोंग युक्सेन को समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि जो व्यक्ति पहले से ही मरने की इच्छा से भरा हुआ है, उसके लिए सबसे मजबूत चिकित्सा कौशल भी मदद नहीं कर पाएगा। मैं फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड का शिष्य हूँ। स्वाभाविक रूप से मैं एस्गार्ड मालकिन की आज्ञा सुनूंगा। अच्छा। गोंग युक्सेन की आवाज और भी अधिक कांपने लगी। उसका स्वर अचानक और भी अधिक गंभीर और न्यायपूर्ण हो गया। जमे हुए बादल के शिष्य यूचे, घुटने टेको और मेरी आज्ञा सुनो। यूचे थोड़ा स्तब्ध था, लेकिन वर्तमान गोंग युक्सेन का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी मना नहीं कर सका। वह उसके सामने गंभीरता से एक घुटने पर बैठ गया, और इस समय उसने देखा कि गोंग युक्सेन की दाहिनी हथेली धीरे धीरे खुल रही थी। एक छोटा उत्कृष्ट हीरे के आकार का हिमलिम्ब उसकी हथेली के पिछले हिस्से के ऊपर हवा में तैर रहा था, और इससे एक अजीब शानदार नीली रोशनी निकल रही थी। इस हिमलिम्ब को देखकर जमे हुए बादल की 7 परियां बुरी तरह प्रभावित हो गईं, और जैसे ही उन्होंने अपनी आवाज खो दी, हकलाते हुए कहा, वह इस हिमलिम्ब को फ्रोजन क्लाउड सेलेस्टियल सोल कहा जाता है। इसमें फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड की सभी कलाएं, रहस्य और अतीत की एस्गार्ड मालकिनों की अनमोल यादें हैं। इसके साथ आप एस्गार्ड में हर प्रतिबंध को भी अनलॉक कर सकते हैं, और ये एस्गार्ड मालकिन के लिए मेरे फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड की पहचान का प्रमाण भी है। गोंग युक्सेन ने हाथ कांपते हुए हाथ बढ़ाया और फ्रोजन रख दिया। यूचे से पहले बादल दिव्य आत्मा, मैं अब तुम्हें ये फ्रोजन क्लाउड सेलेस्टियल सोल दूंगा। अब से तुम मेरे फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड के नए एस्गार्ड मास्टर होगे। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 662 दिव्य फीनिक्स फिर से आ रहा है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 662 दिव्य फीनिक्स फिर से आ रहा है। गोंग युक्सेन के शब्द और चौंकाने वाली हरकतें स्पष्ट रूप से उसकी मरणासन इच्छा थी। मुरो कियानेक्स्यू ने जोर से अपना सिर हिलाया। एस्गार्ड मालकिन, ऐसी मत बनो, तुम निश्चित रूप से ठीक हो जाओगी। हमारे फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड को आपकी जरूरत है। एस्गार्ड मालकिन, हम पहले ही खतरे से बच चुके हैं और आप भी जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अब एस्गार्ड मालकिन का पद छोड़ने का समय नहीं है। एस्गार्ड मालकिन, मुझे मनाने की कोशिश मत करो। गोंग युक्सेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी गहन शक्ति पूरी तरह से बिखर गई है। अगर मैं पूरी तरह से ठीक भी हो जाऊं, तब भी मैं केवल एक अपन ही रहूंगा और फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड के लिए केवल एक बोझ बन जाऊंगा। मेरे द्वारा खुद को जिंदा रहने के लिए मजबूर करने का एकमात्र कारण ये था कि मैं अभी तक संतुष्ट नहीं था। अब जबकि फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड खतरे से बच गया है और एस्गार्ड मास्टर बनने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति सामने आ गया है, मैं आखिरकार निश्चिंत हो सकता हूँ और सीनियर मास्टर के साथ जा सकता हूँ। मूल रूप से एस्गार्ड मालकिन की अगली कतार जिया क्विंग्यू थी।
हालांकि 5 महीने पहले संकट के तहत गोंड युक्सिन ने जिया क्विंग्यू को बलपूर्वक भागने का आदेश दिया, गहन पलायन गठन, लेकिन उसके डर के कारण, घबराहट के कारण वह उसे फ्रोजन क्लाउड सेलेस्टियल सोल पास करना भूल गई थी। वर्तमान में अगर युनचे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के एसगार्ड मास्टर बनने में सक्षम थे तो वह होगा शायद इससे भी बेहतर अंत हो, या शायद वह भी स्वर्ग की इच्छा थी। युनचे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि एसगार्ड मालकिन का पद तुम्हें सौंपना तुम्हारे लिए काफी कठिन है। अपनी वर्तमान खेती के साथ भले ही तुम 4 महान पवित्र मैदानों में से एक में प्रवेश कर जाओ, तुम शायद अभी भी एक उच्च पद प्राप्त करने में सक्षम हो। लेकिन भले ही आपदा अस्थायी रूप से बीत गई हो, इन खलनायकों के पीछे का मास्टरमाइंड एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसका फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड आसानी से मुकाबला नहीं कर सकता। मैं स्वार्थी ढंग से जमे हुए बादल एसगार्ड को तुम्हें सौंपना मेरा है एसगार्ड मालकिन के रूप में आदेश दे, और साथ ही मेरा अनुरोध, कृपया आपको वादा करना होगा, मुझसे वादा करना होगा। गोंड युक्सिन ने यूचे के कपड़ों के सामने वाले हिस्से को पकड़ने के लिए अपनी सारी ऊर्जा अपने हाथ में केंद्रित की। उसकी आंखें अश्रुपूरित थी और पूरी तरह से गहरी विनती से भरी हुई थी। ठीक है, विनती। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की मालकिन ब्लू विंड नेशन में सर्वोच्च कुलीन पहचान थी। प्रतिष्ठित नाम इतना समृद्ध था कि यह ब्लू विंड सम्राट के नाम से भी आगे निकल गया, और केवल हेवनली स्वॉर्डविला मास्टर की उपाधि की तुलना इसके साथ की जा सकती थी। लेकिन अब वह एसगार्ड मालकिन के पद के लिए एक व्यक्ति से गहरी विनती कर रही थी, और वह व्यक्ति एक पुरुष था। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के इतिहास में यह अभूतपूर्व था। ऐसा इसलिए था क्योंकि गोंड युक्सिन को स्पष्ट रूप से पता था कि फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की आपदा अभी खत्म नहीं हुई थी, ये केवल शुरुआत थी। युनचे द्वारा जिन लोगों को ध्वस्त किया गया था वे केवल कुछ अधीनस्थ लोग थे, और प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में केवल इतनी ताकतें थी जो अधिपतियों को अपने अधीनस्थों के रूप में रख सकती थी। उसने पहले ही स्पष्ट रूप से अनुमान लगा लिया था कि इस सब के पीछे संभवतः वे लोग थे जो पूरे प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप को कमजोर कर सकते थे। 4 महान पवित्र भूमियों में से एक, फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड को बचाने के लिए वह केवल अंतिम उपाय ही अपना सकती थी, जो फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के इतिहास में पहला और एकमात्र पुरुष शिष्य था। युनचे, जो केवल 20 वर्ष की आयु में था, दो फिर भी पहले से ही संप्रभु गहन क्षेत्र में कदम रखने के लिए पर्याप्त ताकत है। जमे हुए बादल एसगार्ड जो कि पूरी तरह से मादा थे, उनके एसगार्ड मास्टर के रूप में एक पुरुष था। ये निश्चित रूप से स्वर्ग के नीचे हर किसी की आलोचना को आकर्षित करेगा। युनचे को पता था अगर उन्हें ऐसी निराशाजनक स्थिति में नहीं धकेला गया होता तो उन्होंने निश्चित रूप से ऐसा निर्णय नहीं लिया होता। गोंड युक्सिन फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड को नष्ट होते नहीं देखना चाहता था, और युनचे भी वैसा ही था। वह ये देखने के लिए कैसे तैयार होगा। जिया क्विंग्यू यहीं के थे, चू युचिन भी यहीं के थे, फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स और फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स भी यहीं से आए थे। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड और वह पहले से ही अनगिनत तरीकों से जुड़े हुए थे। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है। गोंड युक्सिन की विनती भरी निगाहों के नीचे युचे ने एक गहरी सांस ली, धीरे से सिर हिलाया, अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अपने हाथ के पिछले हिस्से से जमे हुए बादल दिव्य आत्मा को छुआ। जमे हुए बादल दिव्य आत्मा ने एक हल्की नीली रोशनी छोड़ी, स्वचालित रूप से युचे की ओर उड़ गई और फिर उसके हाथ के पीछे से थोड़ा थोड़ा करके गायब हो गई। युचे ने अपना दाहिना हाथ पकड़ा, जमे हुए बादल दिव्य आत्मा के अस्तित्व को महसूस किया और दृढ़ संकल्प के साथ धीरे से कहा, एसगार्ड मालकिन, चिंता मत करो। जब तक मैं मर नहीं जाता, मैं किसी को भी मेरे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड को धमकाने नहीं दूंगा। जमे हुए बादल दिव्य आत्मा को युचे के दाहिने हाथ में गायब होते हुए चुपचाप देखते हुए गोंड युक्सिन की दुखद अभिव्यक्ति को तुरंत अंतहीन संतुष्टि से बदल दिया गया। उसने शांति से अपनी आंखें बंद कर ली और धीमी आवाज में कहा, अच्छा, धन्यवाद। आपके शब्दों से भले ही मैं मर जाऊं, मैं आराम कर सकती हूँ। मैं शांति। गोंड युक्सिन की आवाज हर शब्द के साथ नर्म होती गई, और जब उसका आखिरी शब्द गिर गया तो उसके जीवन की आखिरी सांस उसी क्षण फीकी पड़ गई। उसकी आवाज पूरी तरह से गायब हो गई। जब वह एसगार्ड मालकिन की स्थिति से गुजरी, युचे वह शांति से चली गई। मालकिन, एसगार्ड मालकिन। जमे हुए बादल के शिष्यों की दुख भरी चीख इस बर्फीले स्थान में सुनाई दे रही थी। जैसे ही उनके दर्द के आंसू गिरे, उन्होंने गोंड युक्सिन के शरीर के सामने घुटने टेक दिए। हजारों वर्षों का फ्रोजन का अब तक का रिकॉर्ड, क्लाउड एसगार्ड, पिछली एसगार्ड मालकिन सभी वृद्धावस्था में मर गई, लेकिन इस पीढ़ी को ऐसी आपदा का सामना करना पड़ा। जब गोंड युक्सिन का निधन हुआ तो उनकी अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण और स्थिर थी, लेकिन उनकी उंगलियां अभी भी आपस में चिपकी हुई थीं, जिससे पता चलता है कि उनमें अभी भी बहुत नफरत और अनिच्छा थी। वह अपनी नफरत के साथ मर गई। युनचे उठ खड़ा हुआ और एक गहरी आह भरी। उनके वापस आने से इस विपत्ति का समाधान नहीं हुआ। भले ही फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड को कुछ हद तक बचा लिया गया था, लेकिन इसकी नींव और समर्थन ग्रैंड एसगार्ड मालकिन फैन कियान हुई और एसगार्ड मालकिन गोंड युक्सिन की एक के बाद एक मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा जिन लोगों ने फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड को इस आपदा से पीड़ित होने दिया, वे सन मून डिवाइन हॉल थे। गोंड युक्सिन की विनती के तहत उसे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के एसगार्ड मास्टर की स्थिति स्वीकार करने की उम्मीद नहीं थी। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड अब सन मून डिवाइन हॉल की अविश्वसनीय रूप से भयानक छाया के तहत था, इसलिए एसगार्ड मास्टर की स्थिति भी अविश्वसनीय हो गई भारी। लेकिन जब से उसने इसे स्वीकार करने का साहस किया, उसे यह एहसास हुआ कि शायद एक दिन उसे सन मून डिवाइन हॉल का सामना करना पड़ेगा। इससे भी अधिक, वह और ये जिंगान पहले से ही एक दूसरे के प्रति कड़वी नफरत साझा करते थे। एसगार्ड मालकिन को बर्फ के ताबूत में आराम करने दो, युनचे ने जोर से कहा जब उसने फ्रोजन क्लाउड के शिष्यों को अपने सामने जोर से रोते हुए देखा। ब्लू विंड इंपीरियल सिटी के दक्षिण पूर्व में 35 किलोमीटर दूर दिव्य फीनिक्स सेना के कमांडरों में से एक के रूप में हान जिंगझाओ ने ब्लू विंड नेशन के पश्चिमी क्षेत्र पर कब्जा करने का मिशन पहले ही पूरा कर लिया था। हेवनली स्वॉर्ड विला को नजरअंदाज करने के लिए कहे जाने के अलावा ब्लू विंड नेशन का पूरा पश्चिमी क्षेत्र पहले से ही उसके नियंत्रण में था। इन दिनों वे सभी मुख्य सेना की प्रगति पर ध्यान दे रहे थे। इंपीरियल सिटी पर कब्जा करना बस कुछ ही दूर था, और जल्द ही अब कोई ब्लू विंड नेशन नहीं रहेगा। इसके बजाय वहाँ एक दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का नीला पवन क्षेत्र होगा, और वे बहुत जल्द सम्मान के साथ अपने देश लौट सकते हैं। कल उसे पहले से ही पता चल गया था कि दिव्य फीनिक्स सेना ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में आ गई है। आज वह मूल रूप से युद्ध के परिणामों के बारे में पूछने के लिए एक ध्वनि प्रसारण भेजने के लिए तैयार था। हालांकि चाहे वह मुख्य सेना के कमांडर इन चीफ क्यू ई जेकांग या उप कमांडर डुआन किंगहान, उनमें से कोई भी नहीं था जवाब दिया।
इसके अलावा उन्होंने और उनके अधीनस्थ ने मुख्य सेना में लगभग सभी को ध्वनि प्रसारण भेजने की कोशिश की जिनके पास ध्वनि संचरण की छाप थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी। सदमे में उन्होंने तुरंत फैंग हेंगकोन को 10,000 मील का ध्वनि प्रसारण भेजा और फैंग हेंगकोन के आदेश के तहत उन्होंने दिव्य फीनिक्स सेना के 50,000 सैनिकों के साथ सभी माउंट और हवाई पालतू जानवरों को स्थानांतरित कर दिया और ब्लू विंड इंपीरियल के लिए रवाना हो गए। सैनिकों वाला शहर पहले से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरे रास्ते वह बेहद चिंतित रहा। उनके साथ आए पर्यवेक्षक फैंग हेंगजियान दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के 52वें बुजुर्ग, उनकी अभिव्यक्ति भी पूरे रास्ते अंधेरे में थी। यदि यह सिर्फ 1 या 2 लोग थे जिन्होंने ध्वनि प्रसारण पर प्रतिक्रिया नहीं दी, तो हो सकता है कि उनका ध्यान युद्ध पर केंद्रित था और उनके पास प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था, लेकिन उनमें से किसी ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी। ये बिल्कुल असामान्य था। जब आसमान में अंधेरा छाने लगा तो वे अंततः ब्लू विंड इंपीरियल सिटी से 35 किलोमीटर दूर थे, लेकिन उनके सामने के दृश्य ने उन सभी को बहुत लंबे समय तक स्तब्ध कर दिया। क्या हो रहा है? लड़ाई या चिल्लाने की कोई आवाज नहीं थी। ये जगह इतनी शांत थी कि डर लगता था। इतना ही नहीं, बल्कि सामने की जमीन वास्तव में अत्यधिक हद तक धंसी हुई थी और यह अविश्वसनीय रूप से चिकनी तरीके से धंसी हुई थी। उन चीजों का उल्लेख नहीं किया जा रहा है जो युद्ध के मैदान में होनी चाहिए, जैसे लड़ाई के निशान, शव या खून। उस पर पैर रखे जाने का कोई निशान भी नहीं था। यह दृश्य वहां तक फैला हुआ था जहां तक नजर जा सकती थी। इस बेहद अजीब दृश्य का सामना करते हुए सभी ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। फैंग हेंगजियान ने उड़ान भरी और नीचे उतरे। वह उस जमीन पर खड़ा था जो काफी हद तक धंसी हुई थी और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसे एक ज्वाला की आभा महसूस हुई और उसे महसूस हुआ कि यह अजीब असीमित क्षेत्र विनाश का क्षेत्र था। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे मजबूत अद्वितीय शक्ति द्वारा निर्मित किया गया है। फिर भी दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के सभी पर्यवेक्षकों के साथ भी जो यहाँ एक साथ आए थे, इसमें के साथ वे विनाश का इतना बड़ा क्षेत्र नहीं बना सकते थे और ब्लू विंड नेशन उनसे इस तरह की ताकत का प्रकट होना और भी असंभव था। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था, 7,19,वें बुजुर्ग और 43वें बुजुर्ग की सेना कहाँ गई? वे ब्लू विंड इंपीरियल सिटी के पास थे जिस पर वे आज सुबह ही आक्रमण कर रहे थे, लेकिन एक छाया भी नहीं देखी गई थी। ये हो सकता है। फैंग हेंगजियान के दिमाग में एक बेहद भयावह विचार आया, लेकिन उन्होंने घबराहट में तुरंत इसका खंडन कर दिया। असंभव, ऐसा कुछ कैसे संभव हो सकता है? 52वें बुजुर्ग, क्या आप बता सकते हैं कि इस क्षेत्र का क्या हुआ? अब क्या करें? हान जिंगझाओ ने शांति से पूछने की कोशिश की। फैंग हेंगजियान की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने अपने दांत पीसते हुए आदेश दिया, बेशक, हम खुद देखेंगे कि ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में क्या हो रहा है। कुछ ही किलोमीटर बचे हैं। तुरंत संप्रदाय मास्टर को स्थिति की सूचना दें और पूरी गति से आगे बढ़ें। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, ब्लू विंड इंपीरियल सिटी। आसमान में धुंध छाने लगी और पूरा शहर तनावग्रस्त हो गया क्योंकि वे अभी भी युद्ध की तैयारी में थे, क्योंकि दिव्य फीनिक्स सेना कभी भी आ सकती थी। यू चे लंबे समय तक फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड से वापस नहीं लौटा था। कैंग यू और अन्य लोग चिंता करने से खुद को नहीं रोक सके। इसी समय हॉल के बाहर से घबराई हुई आवाज आई, महाराज, बुरी खबर। कैंग यू झट से अपने सिंहासन से उठ खड़ी हुई और अपनी भौहें झुकाते हुए बोली, क्या दिव्य फीनिक्स सेना आ गई? चांदी के कवच में ब्लू विंड का एक सैनिक दौड़कर आया और जमीन पर घुटने टेक दिया। फिर उन्होंने तेजी से कहा, दिव्य फीनिक्स सेना की एक लहर उत्तर पश्चिम से बह रही है। वे वर्तमान में इंपीरियल सिटी से 15 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हैं। क्या? कैंग यू की भौहें उछल गई और मुख्य हॉल में जनरलों की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। फैंग यूली खड़े हो गए और दहाड़ते हुए बोले, हमने केवल तभी ध्यान क्यों दिया जब दिव्य फीनिक्स सेना इतनी करीब थी? क्या अग्रिम पंक्ति के सभी संतरी मर चुके हैं? महामहिम जनरल, शांत रहें। दिव्य फीनिक्स सेना के सैनिकों की यह लहर शायद 50,000 के आसपास है, लेकिन उनके सैनिकों की गति बेहद तेज थी। उनमें से लगभग 20,000 दिव्य फीनिक्स राष्ट्र के अग्नि युद्ध घोड़े पर सवार थे और बाकी 30,000 सैनिक विभिन्न प्रकार के हवाई गहरे जानवरों पर सवार थे। उनकी गति वास्तव में बहुत तेज है। मई महामहिम, तुरंत हमें लड़ने का आदेश दें। 20,000 अग्नि युद्ध घोड़े और 30,000 हवाई गहरे जानवर जो दिव्य फीनिक्स सेना को ले जा रहे थे। मुख्य हॉल में हर किसी ने ठंडी हवा की सांस ली। दिव्य फीनिक्स सेना के 50,000 सैनिकों के अलावा फायर वॉर्स और हवाई गहरे जानवरों की यह भयावह संख्या कुछ ऐसी नहीं थी जिससे ब्लू विंड इंपीरियल सिटी अभी बचाव कर सके। लेकिन उनमें से किसी ने भी अपने चेहरे पर घबराहट नहीं दिखाई, क्योंकि उनके ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में एक अभिभावक था जो भगवान के समान मजबूत था। दिव्य फीनिक्स की मुख्य सेना के 1 लाख से अधिक सैनिकों को उसके द्वारा एक पल में ध्वस्त कर दिया गया था। 50,000 बताने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसा लगता है कि मुख्य सेना के ध्वस्त होने के बाद पश्चिम में दिव्य फीनिक्स सेना ने देखा कि कुछ सही नहीं था, इसलिए वे ये देखने के लिए जल्दी में आ गए कि क्या हो रहा है। कैंग यू ने शांति से कहा, देवताओं के विरुद्ध अध्याय 663 अधिपति की वापसी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 663 अधिपति की वापसी। ब्लू विंड इंपीरियल सिटी से बाहर देखने पर दक्षिण पश्चिमी आकाश पूरी तरह से काला था। वहां लगभग 20,000 हवाई गहरे जानवर थे और प्रत्येक पर कम से कम एक दिव्य फीनिक्स सैनिक था। इन हवाई गहन जानवरों में अधिकतर आध्यात्मिक गहन जानवर शामिल थे, लेकिन कुछ पृथ्वी गहन जानवर भी थे, और जो प्रमुख थे उन्होंने स्पष्ट रूप से आकाश गहन क्षेत्र की आभा प्रकट की। उनके नीचे अग्नि युद्ध घोड़ों की गति हवाई गहरे जानवरों की तुलना में कम नहीं थी। ये अग्नि युद्ध घोड़े भी आध्यात्मिक रूप से गहन जानवर थे। वे न केवल बहुत तेज थे, उनमें बहुत अधिक सहन शक्ति भी थी और उनकी टक्कर की शक्ति भी उनके दुश्मनों को भयभीत कर देती थी। युद्ध के मैदान में उनका अस्तित्व एक दुष्वप्न जैसा था। गंभीर जानवरों की ऐसी आश्चर्यजनक श्रृंखला, संभवतः ब्लू विंड की कई सेनाओं के बराबर 1 लाख। जियो यून ने ठंडी सांस ली। स्पष्ट रूप से दुश्मन इन गहन जानवरों की गति का उपयोग करके हर कीमत पर हमारा परीक्षण करना चाहता था। साथ ही हजारों गंभीर जानवरों की शक्ति के साथ भले ही उन्हें एक बड़ी गलत गणना का सामना करना पड़ रहा हो, फिर भी वे इसे संभालने में सक्षम होंगे। नंबर 1 अंडरहेवन ने उदासी से कहा। उनके पीछे तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। कैंग यू तेजी से आई और उसके पीछे डोन फेंग शियू और किन बुशान थे। उन दोनों के चेहरे पर बेहद भारी भाव थे। उनके नीचे शहर का दरवाजा खुल गया और ब्लू विंड आर्मी जो इंतजार कर रही थी तेजी से बाहर निकली, जल्दी से अपनी लड़ाई में शामिल हो गई और शहर के सामने एक भारी रक्षा का गठन किया।
हालांकि हवाई की विशाल भीड़ को देखते हुए गंभीर जानवर कोई भी सैनिक ऐसा नहीं था जिसके चेहरे पर सदमा और भय न हो। महामहिम, आइए कुछ और बार प्रयास करें। हमारी ब्लू विंड सेना संभवतः 50,000 दिव्य फीनिक्स सैनिकों के खिलाफ रक्षा नहीं कर सकती है। इससे भी अधिक भयानक जानवरों का समूह है। अगर युनचे तुरंत वापस नहीं आ सका तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। डोन फैंग, शियू ने उत्सुकता से चिंतित होते हुए कहा। आवाज सुनकर वे तीनों पीछे मुड़े। जियो यून ने तुरंत पूछा, क्या कुछ हुआ? कैंग यू ने ध्वनि ट्रांसमिशन जेड को हाथ में पकड़ लिया और धीरे से कहा, मैंने बस अपने पति को ध्वनि ट्रांसमिशन भेजने की कोशिश की। मैं पहले भी कई बार प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन वे सभी विफल रहे। वे तीनों चौंक गए। जियो यून ने तुरंत कहा, ध्वनि संचरण विफलता? कैसे? ये कैसे संभव है? बिग ब्रदर इतना शक्तिशाली है कि उसके साथ कुछ भी घटित होना असंभव है। नहीं, ध्वनि प्रसारण विफल होने का मतलब यह नहीं है कि उनका ध्वनि संचरण जेड नष्ट हो गया। नंबर 1 अंडरहेवन ने शांति से कहा। यदि वे किसी विशेष अवरोध या अलगाव ऊर्जा के साथ कहीं हैं, तो ये ध्वनि को प्रसारित होने से भी रोक सकता है। ये बात वाला होना चाहिए। भाई, यूं ऐसी जगह है जहां ध्वनि प्रसारित नहीं की जा सकती। फिर हम क्या करने जा रहे हैं? जियो यून घबराने लगा। बेशक ये हम पर निर्भर है कि हम उन्हें रोक कर रखें। नंबर 1 अंडरहेवन ने अपना हाथ लहराया और उसके शरीर से गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी। भाई यून को वापस क्यों भागना चाहिए? क्या हम तीनों में इतनी शक्ति नहीं है कि हम इस दिव्य फीनिक्स सेना को, जो कि हजारों की संख्या में है, विलंबित कर सके? नंबर 1 अंडरहेवन ने अर्थपूर्ण ढंग से जियो यून की ओर देखा। उसकी आवाज भी उदास हो गई। जियो यून, मैं समझ सकता हूँ कि आप नहीं चाहेंगे कि आपके हाथ खून से रंगे हो। हालांकि कुछ अधिक कठिन चीज का सामना करने के बाद पहली चीज जो आपने सोची वह अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि भाइयों पर भरोसा करना है। अब आपकी शादी हो चुकी है और जिससे आपने शादी की है वह मेरी सबसे प्यारी छोटी बहन है। यदि आप असली आदमी बनना चाहते हैं तो आपके हाथ खून से सने हुए रह सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको विश्वसनीय बनना होगा, आदतन किसी और पर भरोसा करने के बजाय। नंबर 1 अंडरहेवन के शब्दों के कारण जियो यून का शरीर कांपने लगा और उसके दांत खींचने से पहले उसने जोर से सिर हिलाया। मैं समझता हूँ बड़े भाई यू के बारे में ऐसा मत कहो। भाई यून का व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से दयालु है। मैं नहीं चाहती कि वह बदले। नंबर 7 अंडरहेवन ने जियो यून की बांह पकड़ते हुए नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा। नंबर 1 अंडरहेवन की आंख का कोना हिल गया। वह केवल ऐसे चेहरे के साथ घूम सकता था जो पूरी तरह से गिरा हुआ था। फिर भी इस समय विशाल दिव्य फीनिक्स गहन जानवरों का झुंड पहले से ही 2.5 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था। भारी दबाव भी दूर से गुजरा और आतंक की एक बड़ी लहर ने एक बार फिर ब्लू विंड इंपीरियल सिटी को कवर कर लिया। नंबर 1 अंडरहेवन ने धीरे से कहा, इससे डरो मत। याद रखें, ये हमारा दानवशाही शहर नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहां गहन ऊर्जा का स्तर कम है। हम बस कुछ कमजोर दिव्य फीनिक्स सेना और निम्न स्तर के गहन जानवरों का सामना कर रहे हैं। आप दोनों पहले ही तानाशाह गहन क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। जब तक कोई विरोधी हमें दबाने में सक्षम नहीं है, भले ही उनकी संख्या दोगुनी हो, हम तीनों मिलकर काम करें तो हम इसे रोक सकते हैं। जैसे ही नंबर 1 अंडरहेवन ने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ में एक हरे रंग का धनुष दिखाई दिया और जब उसने धनुष को क्षैतिज रखा और धनुष की प्रत्यंचा खींची तो उस पर 12 हरे गहरे तीर दिखाई दिए। एक बार जब इसे चलाया गया तो ये 12 गहरे तीर नहीं चलेंगे, अभी 12 जिंदगियों को खत्म कर देगा, लेकिन सामने दिखने वाली विशाल सेना में 12 भयानक छेद कर देगा। सेना के सामने से लेकर पीछे तक छेद करेगा। इस समय दक्षिण से उत्सर्जित एक असामान्य गहन ऊर्जा तरंग ने नंबर 7 अंडरहेवन को सदमे में जोर से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। आह, देखना, क्या है? दक्षिणी आकाश में अचानक एक छोटा सा सोने का बिंदु दिखाई दिया। हालांकि वह छोटा था, लेकिन रात में तारों की तरह चमकीला था। इसके अलावा ये बहुत तेज था। पलक झपकते ही वह सुनहरी रोशनी 10 गुना बड़ी हो गई, फिर 10 गुना। एक सांस से भी कम समय में वह पहले से ही एक छोटी सी रोशनी से एक विशाल आकृति में बदल चुकी थी। वह पूरी तरह से सोना, 300 मीटर से अधिक लंबा, कई दसियों मीटर चौड़ा और जटिल सुनहरी रेखाएं उसके चारों ओर तैरती थी। जैसे ही यह ब्लू विंड इंपीरियल सिटी के पास पहुंचा, इसकी गति अचानक धीमी हो गई। इससे निकलने वाली सुनहरी गहन रोशनी भी कम हो गई। उसी समय दक्षिण से रहस्यमय लेकिन भारी दबाव के साथ हवा का एक हिंसक झोंका तेजी से आगे बढ़ा, जिससे शहर की दीवार पर मौजूद ब्लू विंड के नागरिक, जो सावधान हो गए थे, उड़ गए। वह एक गहरा जहाज है। उसने आने वाली हिंसक हवा को रोकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए स्वर्ग के अंतर्गत नंबर 1 चिल्लाया। इसकी रूपरेखा, साथ ही उड़ते समय इससे निकलने वाली गहन ऊर्जा ने साबित कर दिया कि यह एक अद्वितीय गहन जहाज था। हालांकि इस गहन जहाज ने जो गति दिखाई थी, उसने उनके विशाल ज्ञान के बावजूद उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया था, क्योंकि अकेले गति के मामले में यह पहले से ही उनके अंडरहेवन परिवार के सबसे मजबूत गहन जहाज से कहीं आगे निकल चुका था। जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया वह सुनहरा गहना संदूक नहीं था, बल्कि उस पर सवार व्यक्ति था। जिस किसी के पास इतना चौंकाने वाला गहरा प्रभाव था, वह निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था। यदि यह शत्रु होता तो विनाशकारी होता। ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में हॉर्न की लहर के बाद लहर फैल गई। हर कोई स्तब्ध होकर हवा में सुनहरे रंग के गहरे संदूक को देख रहा था। इस गहन संदूक से स्तब्ध लोग केवल ब्लू विंड इंपीरियल सिटी के लोग नहीं थे। दिव्य फीनिक्स सेना में भी सभी लोग इस स्वर्णिम गहन संदूक को निहार रहे थे। गहरे संदूक द्वारा छोड़े गए आध्यात्मिक दबाव ने उन सभी को अवचेतन रूप से धीमा कर दिया, जब तक कि वे पूर्ण विराम पर नहीं आ गए। वह क्या है? हान जिंगझाओ ने सोच समझकर कहा। क्या ये एक गहरा जहाज हो सकता है? जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसने फैंग हिंगजियांग की अभिव्यक्ति को देखा और देखा कि उसकी आंखें और उसके चेहरे की मांसपेशियां सभी लगातार हिल रही थी और कांप रही थी। उसके दिल में एक झटका लगा और उसने तुरंत कहा, 52वें बुजुर्ग, यह क्या है? फैंग हिंगजियांग ने सीधे सुनहरे गहन संदूक को देखा और अपने हाथ ऊपर उठाए। उसके होंठ काफी देर तक हिलते रहे, इससे पहले कि उसने अंततः आवाज निकाली। स्वर्गीय पवित्र गहन संदूक, स्वर्गीय पवित्र गहन संदूक। हान जिंगझाओ ने भ्रम की अभिव्यक्ति दिखाई। वह क्या है? क्या ये कुछ बहुत डरावना हो सकता है? फैंग हिंगजियांग ने जमकर हवा में सांस ली। स्वर्गीय पवित्र गहन संदूक, संत सम्राट का विशिष्ट संदूक, पूर्ण सम्राट अभयारण्य का सर्वोच्च शासक। क्या? ये सुनने के बाद हान जिंगझाओ पूरी तरह सदमे में अपने हवाई गहरे जानवर से लगभग गिर गया। उसने स्वर्गीय पवित्र गहन संदूक के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन संत सम्राट का नाम किसने नहीं सुना था?
वह 4 महान पवित्र भूमियों का नेता था, निरपेक्ष मोनार्क सेंचुरी का शासक, सर्वोच्च अस्तित्व जो ऊपर से पूरे गहरे आकाश महाद्वीप को देखता था। गहन आकाश महाद्वीप पर सच्चा नंबर 1 अस्तित्व। उन्होंने चौंकते हुए कहा, 52वें बुजुर्ग, क्या आप गलत हो सकते हैं? संत सम्राट जैसा कोई व्यक्ति इस तरह की जगह पर कैसे आ सकता है? मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इस दुनिया में केवल एक ही स्वर्गीय पवित्र गहरा जहाज है। मैं काफी भाग्यशाली था कि एक दिन पहले मैंने इसे देखा था जब मैं एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी देखने के लिए सेक मास्टर के पीछे गया था। मैं निश्चित रूप से गलत नहीं हूँ। फैंग हिंगजियांग का शरीर और आवाज कांप रहे थे। दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के एक बुजुर्ग के रूप में वह ऐसा व्यक्ति था जो प्रोफाउंड स्काई 7 नेशंस में कानून के खिलाफ चल सकता था। हालांकि संत सम्राट के नाम के सामने चाहे कुछ भी हो, वह अपने शरीर को कांपने से नहीं रोक सका। इसके अलावा संत सम्राट स्वर्गीय पवित्र गहन संदूक को बहुत महत्व देते हैं और उन्होंने इसे कभी किसी को उधार नहीं दिया है। यहाँ तक कि उनके देवताओं को भी इसे निजी तौर पर चलाने का कोई अधिकार नहीं है। तो एक बार स्वर्गीय पवित्र गहरा संदूक प्रकट होता है, ये निश्चित रूप से स्वयं संत सम्राट होगा। ये वह क्षण था जब स्वर्णिम गहन जहाज अंततः पूरी तरह से रुक गया। प्रकाश और गहन ऊर्जा का उतार चढ़ाव लगभग पूरी तरह से गायब हो गया। सुनहरा गहन संदूक चुपचाप हवा में तैरता रहा और दाहिनी ओर संदूक का एक दरवाजा धीरे धीरे खुला। हान जिंगझाओ और फैंग हिंगजियांग ने अपनी सांसें रोक ली, लेकिन इससे पहले कि वे उस आकृति को स्पष्ट रूप से देख पाते जो जहाज के दरवाजे से बाहर निकल रही थी, एक बेहद भयानक प्रचंड आभा उन पर पहले से ही छाई हुई थी। उनमें एक भी मांसपेशी हिलाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें हजारों मीटर ऊंचे पहाड़ ने दबा रखा है। एक लंबी और मांसल आकृति जहाज के दरवाजे से बाहर निकली और फिर धीरे धीरे नीचे उड़ गई। उसकी आंखें दक्षिण पश्चिम में काली दिव्य फीनिक्स सेना और गहरे जानवरों के झुंड पर टिकी थी। उसने भूरे रंग की शर्ट पहनी थी जो इससे अधिक सादा नहीं हो सकती थी। वह थोड़ा सा फटा हुआ भी था और उसके मांसल शरीर को विशाल भी कहा जा सकता था। वो एक सामान्य वयस्क से कम 4 या 5 गुना बड़ा था और वहां खड़े होने पर वह मांस के एक छोटे से पहाड़ जैसा लग रहा था। हान जिंगझाओ और फैंग हिंगजियांग ने अपनी पुतलियां पूरी तरह से खोल दी। उनका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। जिस चीज ने उन्हें डरा दिया था वह उस व्यक्ति का मांसल और असामान्य शरीर नहीं था, बल्कि उसका क्रोध और हत्या करने का इरादा था। आभा का क्रोध जो उन पर हावी हो गया था वह नरक के पिघले मैग्मा की तरह था। बस इस आभा के तहत उन्हें ऐसा लग रहा था मानो अब किसी भी क्षण उनका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और उनके नीचे आकाशीय गहरे जानवर, साथ ही नीचे अग्नि युद्ध घोड़े सभी अनियमित रूप से कांप रहे थे। वे आतंक में छटपटा भी रहे थे। वह उस व्यक्ति की आभा बहुत भयानक है। स्वर्ग के नीचे नंबर 1 चिल्लाया। उसे एक पल में पता चल गया कि इस व्यक्ति की आभा उसकी आभा से कहीं अधिक है, जो तानाशाह गहन क्षेत्र के 8वें स्तर पर था। ये स्पष्ट रूप से सम्राट क्षेत्र की शक्ति थी और आभा की ताकत से ये क्रोधित युनचे से कमजोर नहीं लग रहा था। ये लड़का कौन था? क्या ब्लू विंड नेशन प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में गहन ऊर्जा स्तर के मामले में सबसे कमजोर नहीं था? यदि हाँ, तो एक सम्राट क्यों प्रकट हुआ? हालांकि उसके सदमे के बावजूद नंबर 1 अंडर हेवन को राहत मिली, क्योंकि इस व्यक्ति का क्रोध जो भयानक होने की हद तक शक्तिशाली था, दिव्य फीनिक्स सेना पर निर्देशित था, ब्लू विंड इंपीरियल सिटी पर नहीं। इतना विशाल व्यक्ति, वास्तव में इतना विशाल कोई है? नंबर 7 अंडर हेवन ने अपनी आंखें चौड़ी करके कहा। कैंग यू ने पहले ही अपना मुंह कसकर बंद कर लिया था और काफी देर के बाद आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाई और चिल्लाई, युवानबा, ये युवानबा है। वे 5 साल से नहीं मिले थे और उसके दृष्टिकोण से ज़िया युवानबा बहुत अलग नहीं दिखती थी, लेकिन जितना उसे याद था उसकी तुलना में उसका शरीर कहीं अधिक लंबा और अधिक मांसल था और उसकी नजर और आभा बदल गई थी और भी अधिक उग्र तरीके से। इसके कारण वह उसे उस पुराने ज़िया युवानबा से जोड़ने में असमर्थ हो गई जिसे वह जानती थी। हालांकि जिस चीज ने उसे युवानबा नाम चिल्लाने पर मजबूर किया वो उसके शरीर पर थोड़ी फटी हुई ग्रे शर्ट थी। जब यू चे ने पहली बार ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में प्रवेश किया, जब उसने यू चे के लिए अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए यू चे को उसकी प्रशिक्षण वर्दी सिलने में मदद की, तो उसने ज़िया युवानबा के लिए एक सेट भी बनाया। ज़िया युवानबा ने हमेशा इसे एक ही तरह माना खजाना और इसे पहनने का आनंद लिया। 5 वर्ष बीत चुके थे और उसने अभी भी इसे नहीं छोड़ा था। हालांकि वह कई जगह से फटा हुआ था और बड़ा हो जाने के कारण उसके शरीर को ढंक नहीं पा रहा था, फिर भी वह उसे पहनता था। युवानबा, कौन सा युवानबा? डोन फेंग शियू और किनबुशान सभी खाली हो गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इस व्यक्ति को ज़िया युवानबा के साथ नहीं जोड़ सकते थे जो इतनी भयानक आभा उत्सर्जित कर रहा था और सुनहरे गहरे जहाज को चला रहा था, जिसके पास अतीत में बहुत कम या कोई प्रतिभा नहीं थी, केवल प्राथमिक गहन क्षेत्र का था और बहुत सारी बदमाशी का सामना करना पड़ा था ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कैंग यू ने कुछ नहीं कहा। वह इतनी परेशान हो गई थी कि उसके आंसू गिरने ही वाले थे। यू चे लौट आया और अब ज़िया युवानबा भी लौट आया है। हर कोई सुरक्षित और स्वस्थ है, ये बहुत अच्छा था। बढ़िया। तुम कौन हो? फैंग हिंगजियांग ने अपनी सांस रोकी और पूछा। उसकी छाती को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे धातु की प्लेट से नीचे धकेला जा रहा हो। वह चाहकर भी सांस नहीं ले पा रहा था। उनके सामने जो व्यक्ति था वह संत सम्राट नहीं था। संत सम्राट की शक्ति की तुलना में क्रोध और हत्या का इरादा जारी किया गया उसकी आंखों के सामने के व्यक्ति ने उसे और अधिक भयभीत कर दिया। वह सुनहरा गहन संदूक निस्संदेह स्वर्गीय पवित्र गहन संदूक था। इस व्यक्ति को स्वर्गीय पवित्र गहरा संदूक चलाने की अनुमति क्यों दी गई जिसे संत सम्राट ने कभी दूसरों को छूने नहीं दिया? तुम्हें नरक में भेजने वाला व्यक्ति। ज़िया युवानबा ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी राक्षसी नजर पूरी दिव्य फीनिक्स सेना और सामने मौजूद गहरे जानवरों के झुंड पर टिक गई। 3 साल पहले उन्होंने आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू का अनुसरण करने के लिए दिव्य फीनिक्स साम्राज्य छोड़ दिया और एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी में लौटने के दूसरे दिन तीव्र घृणा के साथ एकांत में चले गए। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह अपनी गहरी रगों में छिपी अविश्वसनीय शक्ति को और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यू चे से बदला लेने के लिए उसने अपनी गहरी रगों में छिपी शक्ति को हर कीमत पर बाहर निकालने के लिए मजबूर किया। पलक झपकते ही 3 साल बीत गए। फिर भी जिस दिन वह एकांत से बाहर आया, उसने जो सुना वह ब्लू विंड नेशन का दुर्भाग्य था जिसे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य ने रौंद दिया था। उसने आश्चर्यजनक गति से स्वर्गीय पवित्र प्रोफाउंड आर्क को चलाया और सीधे ब्लू विंड नेशन की ओर दौड़ पड़ा।
ब्लू विंड नेशन की सीमा पार करने के बाद उसने घायल भूमि रिश्तेदार जो बिना सिर वाली मक्खियों की तरह बचने के लिए इधर उधर बिखरे हुए थे आक्रमण किए और यहाँ तक कि जले हुए शहरों को देखा, साथ ही लाशों को भी देखा जो हर जगह देखी जा सकती थी। असीम क्रोध और घृणा ने उसकी छाती को लगभग फटने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं और उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि वह गुस्से में ब्लू विंड इंपीरियल सिटी की दिशा में उड़ गया, इस उम्मीद में कि ब्लू विंड नेशन का मूल अभी तक नहीं टूटा है और अब वह अंततः आ गया था। उनकी नजर में ब्लू विंड इंपीरियल सिटी पर आक्रमण होने का कोई संकेत नहीं था और जो गुस्सा कई घंटों से उबल रहा था वह आखिरकार कहीं न कहीं फूट पड़ा। सामने वाले लोगों ने लाल रंग का कवच पहना था जिससे उनकी पहचान ईश्वर के हिस्से के रूप में साबित हुई फीनिक्स सेना। जैसे ही उसने उन्हें देखा वह उस क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थ था जिसे उसने दबा दिया था। टकराना, बम फटने जैसा लगने वाले विस्फोट में ज़िया युवानवा की बांह का आकार बढ़ गया। मूल रूप से मोटी भुजा एक सामान्य व्यक्ति के शरीर की तुलना में थोड़ी मोटी हो गई थी और हवा में घूम रही आभा ये भी दर्शाती थी कि वह कैसे कई गुना अधिक चिड़चिड़ा हो गया था। इस भयानक और अत्याचारी ताकत के सामने फैंग हिंगजियांग, जिसके पास एक अधिपति की शक्ति थी, का विरोध करने का कोई इरादा नहीं था। उसकी आवाज डर से कांप उठी। वाह, रुको, एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी के वरिष्ठ, हम दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के लोग हैं। क्या वहाँ किसी प्रकार की गलतफहमी है जिन्हें मैं मार रहा हूँ? क्या तुम दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के जानवर हो? ज़िया युवानवा ने अपनी आंखें चौड़ी की, उसके दांत भींचे हुए थे और प्रत्येक शब्द में इतनी घृणा और क्रोध था कि पृथ्वी कांप उठी। उसका हाथ जो इतना फूल गया था कि फटने वाला था, गुस्से से आगे की ओर झुका। रुको रुको, वाह! उस क्षण जब उसने अपना हाथ घुमाया, ज़िया युवानवा का पूरा शरीर झुलसते सोने का हो गया। उसकी बांस से निकली सुनहरी गहन रोशनी ने तुरंत पूरी दिव्य फीनिक्स सेना को ढक लिया, जिसमें सभी आकाशीय जानवर और अग्नि युद्ध के घोड़े भी शामिल थे, जब तक कि उसने सूर्य को ढक नहीं लिया। धरती कांप उठी, पूरा ब्लू विंड इंपीरियल सिटी हिल गया। सुनहरी चमक में अंतरिक्ष पागलपन से ध्वस्त हो गया और हजारों स्थानिक दरारें और स्थानिक ब्लैक होल सामने आए जो नष्ट हो सकने वाली हर चीज को फाड़ और भस्म कर रहे थे। वो एक क्षण जब ज़िया युवानवा के शरीर में शक्ति बढ़ गई, सुनहरी चमक से ढकी सभी जीवित चीजें निर्दयतापूर्वक टुकड़े टुकड़े हो गईं। यहाँ तक कि फैंग हिंगजियांग जैसे मजबूत लोगों की भी केवल एक सांस बची थी और वे बिखरने से केवल एक दरार दूर थे। अगली सांस में वे पहले ही धूल के समान छोटे खून के धब्बों में ध्वस्त हो चुके थे। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 664 आपदा के बाद जमे हुए बादल। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 664 आपदा के बाद जमे हुए बादल। गड़गड़ाहट की चौंका देने वाली आवाज ने 50 किलोमीटर के दायरे को ढक दिया, लेकिन एक बार जब ये शांत हो गया तो जो कुछ बचा था वह एक घातक सन्नाटा था। सुनहरी रोशनी के नष्ट होने के बाद ब्लू विंड इंपीरियल सिटी का दक्षिण पश्चिमी भाग एक खालीपन बन गया था। चाहे वह दिव्य फीनिक्स सैनिक हो या गहरे जानवरों के विशाल झुंड, वे सभी गायब हो गए थे। कोई लाश नहीं थी, कोई खून का निशान नहीं था, कोई टूटे हुए कवच के टुकड़े नहीं थे। इस महाद्वीप पर उनके अस्तित्व का कोई निशान भी नहीं बचा था। उस प्रकाश के पीछे जो एकमात्र चीज बची थी वह अनगिनत गहरे काले स्थानिक आंसू थे जो तेजी से सिकुड़ने और गायब होने के कारण विकृत हो गए थे। ये दिव्य फीनिक्स बलों की आज आने वाली दूसरी लहर थी और जिस तरह से उनका अंत हुआ वह वास्तव में बिल्कुल उनकी पहली लहर के समान था। यूं चे की क्रोधपूर्ण लपटों के कारण सैकड़ों हजारों दिव्य फीनिक्स सैनिक महज कुछ ही सेकंड में राख में तब्दील हो गए थे। 35 किलोमीटर का दायरा जलकर शून्य हो गया था। उस दृश्य ने अत्यधिक चिंता और आश्चर्य पैदा कर दिया था और वे सभी जिन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा था अपने दिलों को शांत नहीं कर सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने जो देखा वह शक्ति थी जो वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी को ध्वस्त कर सकती थी। यह उन किंवदंतियों में वर्णित शक्ति के समान था और यह सोचने के लिए कि इस तरह की शक्ति और इस तरह का परिदृश्य एक बार फिर उसी दिन उनके लिए खेला गया था। इतना ही नहीं बल्कि इस बार ये यूचे नहीं बल्कि कोई और ही था। हालांकि जो बात समान थी वह ये थी कि जिन शत्रुओं का उन्होंने सफाया किया था वे सभी ब्लू विंड नेशन के घोर शत्रु थे। उनकी क्रोधपूर्ण आभा और क्रोध की चीखें यूनचे द्वारा पहले प्रदर्शित किए गए क्रोध के विस्फोट से किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी। नंबर 1 अंडर हेवन के हाथ में विशाल गहरे हरे रंग का धनुष गायब हो गया था और उसका दिल असीम सदमे से भर गया था, लेकिन वह घबराया नहीं था। इस विशाल की ताकत अतुलनीय रूप से भयानक थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह यूचे से कमजोर नहीं, लेकिन वह निश्चित रूप से दुश्मन नहीं था क्योंकि उसके क्रोध का लक्ष्य दिव्य फीनिक्स सेना थी और जब उसने अपने क्रोध की आग के साथ अपनी शक्ति जारी की थी तो उसने जानबूझकर ऊर्जा को नियंत्रित और प्रतिबंधित कर दिया था, इसलिए कि इससे उसके पीछे ब्लू विंड इंपीरियल सिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि नहीं तो उस हमले की थोड़ी सी प्रतिक्रिया भी ब्लू विंड इंपीरियल सिटी के दक्षिणी हिस्से को मलबे में बदल देती। नंबर 1 अंडर हेवन ने गहरी सांस ली और कैंग यू से पूछा, अभी आपने युवानवा चिल्लाया, क्या यह उस व्यक्ति का नाम है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप इस व्यक्ति को जानते हो? उसका नाम ज़िया युवानवा है और वह मेरे पति और मेरा कनिष्ठ भाई है और इससे भी अधिक वह मेरे पति का रिश्तेदार है, कैंग यू ने भावना से भरी आवाज में उत्तर दिया। जूनियर भाई। नंबर 1 अंडर हेवन और जियो यून की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि उन्हें जो कुछ भी सुना उस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह वास्तव में बिग ब्रदर से छोटा हो? हाँ, वह मेरे पति से 1 वर्ष से अधिक छोटा है, कैंग यू ने धीरे से उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रतिशत। नंबर 1 अंडर हेवन और जियो यून व्यवहारिक रूप से अपने जबड़ों के फर्श से टकराने की आवाज सुन सकते थे। हवा में ज़िया युवानवा ने दिव्य फीनिक्स सेना के पूर्ण विनाश के बाद अपना गुस्सा पूरी तरह से प्रकट कर दिया था और वह थोड़ा शांत हो गया था। वह धीरे से घुमा और कैंग यू और किन बुशांग की ओर देखा जो उसके पास खड़े थे। जब युवानवा ने उन्हें देखा तो उसने, जिसने एक तानाशाह के दिल को जगा दिया था और बहुत पहले ही काया और कमजोर होना बंद कर दिया था, उसने महसूस किया कि उसकी आंखें थोड़ी नम होने के साथ कांप रही थी। सीनियर सिस्टर जुएर्वो, पैलेस चीफ किन, उसने तेजी से उड़ते हुए धीमी आवाज में कहा। जिस अवधि के दौरान वह ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में रहते थे, यूनचे के अलावा ये कैंग यू थे जिन्होंने उनके साथ दयालु व्यवहार किया था, जबकि पैलेस प्रमुख किन ने हमेशा उनकी देखभाल की थी। जब उसने देखा कि वे दोनों सुरक्षित और स्वस्थ हैं, तो उसके दिल को इससे ज्यादा तसल्ली देने वाली कोई बात नहीं थी।
गुनगुनाहट, एक हल्की सी टूटने वाली आवाज जो आत्मा की सबसे गहरी गहराइयों से गूंजती हुई प्रतीत होती है, ने घबराए हुए और निराश फैंग हिंगकुंग को तुरंत अपनी आंखें खोलने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि भ्रम ने एक पल के लिए उसकी दृष्टि को धूमिल कर दिया था। वह केवल यह आशा कर सकता था कि उसने जो महसूस किया वह केवल एक गलत धारणा थी। लेकिन तुरंत ही बाहर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। इसके बाद एक चिल्लाहट हुई जो घबराहट से भरी हुई थी। संप्रदाय गुरु, यह अच्छा नहीं है। 52वें बुजुर्ग की आत्मा का क्रिस्टल अभी कुछ क्षण पहले अचानक टूट गया। हमने 52nd एल्डर और कमांडर हान को एक ध्वनि प्रसारण भेजा जो उनके साथ थे, लेकिन हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। फैंग हिंगकुंग धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। एक काले बादल ने उसके चेहरे को ढक लिया। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि हान जिनझाओ ने उससे एक ध्वनि प्रसारण भेजा था जिसमें बताया गया था कि वहां एक अजीब शांति थी। ब्लू विंड इंपीरियल सिटी पर बसना, और न केवल वहां दिव्य फीनिक्स सेना के निशान नहीं थे, बल्कि लड़ाई के कोई निशान भी नहीं थे। और अब मुख्य दिव्य फीनिक्स सेना के साथ जो स्थिति हुई वह एक बार फिर से हुई, और वे कोई नया संदेश न आने से संपर्क करना असंभव हो गया था। वास्तव में क्या हो रहा था? ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में जमे हुए बादल एस्गार्ड। यू चे ने एक अद्वितीय प्रतिबंध को मुक्त करने के लिए अपने शरीर में जमे हुए बादल दिव्य आत्मा का उपयोग किया। उसके बाद उन्होंने फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड की सभी महिलाओं के साथ फ्रोजन क्लाउड सीक्रेट ग्राउंड में प्रवेश किया और बर्फ के ताबूतों को, जिसमें फैंग कियानहुई और गोंड युक्सिन के शब्द थे, क्षेत्र के बिल्कुल अंत में बने कमरे में जमा कर दिया। मुरो कियानिक्सुआ, जून लियान की, म्यू लानी, फैंग हेन्यू और फैंग हेनिक्सु बर्फ के ताबूत के सामने घुटने टेक गए, और उनके पीछे सभी फ्रोजन एस्गार्ड शिष्यों ने भी उनका अनुसरण किया। वे लगभग 2 घंटे तक घुटनों के बल बैठे रहे, जब तक कि युनचे ने अंततः एक हल्की आह भरी और कहा, चलो चले और मालकिन गोंड को शांति से सोने दे। उसने पूरी जिंदगी फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड के लिए काम किया, इसलिए अब समय आ गया है कि वह अपने आराम का आनंद उठाए। एक बार जब वह इकट्ठे हुए जमे हुए बादल शिष्यों को गुप्त मैदान से बाहर लाया, तो बाहर का आकाश पहले से ही अंधेरा हो चुका था। भले ही फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड को एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा था, उन्हें अपने विशेष अवरोध की सुरक्षा प्राप्त थी, और उस अवरोध के गायब हो जाने के बाद वे सभी फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल के अंदर छिप गए थे। परिणाम स्वरूप कोई भयानक लड़ाई नहीं हुई थी, और फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड का बड़ा हिस्सा नुकसान से बचा लिया गया था। रात की छत्रछाया ने फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड को किसी प्रकार की मायावी सुंदरता में रंग दिया था। इसे बर्फ और बर्फ की कल्पना में बदल दिया था, जो चमकदार बर्फ के टुकड़ों और क्रिस्टलीय ग्लास में से एक थी। यू चे ने आसमान की ओर देखा। ब्लू विंड इंपीरियल सिटी से कोई ध्वनि प्रसारण नहीं हुआ था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि किसी अन्य दिव्य फीनिक्स सैनिकों ने उस पर हमला नहीं किया था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि फ्रोजन क्लाउड सीक्रेट ग्राउंड के विशेष प्रतिबंधों ने न केवल बाहर से आने वाली आभा को अवरुद्ध कर दिया था, इसने ध्वनि प्रसारण को भी अवरुद्ध कर दिया था। हम एस्गार्ड मास्टर को नमस्कार करते हैं। जैसे ही युन चे मुड़ने वाला था, फ्रोजन क्लाउड की सभी महिलाएं, जिनमें फ्रोजन क्लाउड की 7 परियां भी शामिल थी, सभी घुटनों के बल बैठ गईं और अपने सिर झुकाकर उन्हें गंभीरता से अपना सम्मान दिया। उन्होंने झट से कहा, उठो उठो, तुम्हें मेरा सम्मान करने की जरूरत नहीं है। भले ही मैं अस्थायी एस्गार्ड मास्टर हूँ, आपको मेरे प्रति इस तरह का व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। मुरो कियानिक्सु ने ईमानदारी से उत्तर दिया, यह एस्गार्ड मास्टर के कार्यों के कारण था कि फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड, साथ ही हम सभी की जान बच गई। इसके अलावा आप वह व्यक्ति भी हैं जिन्हें पिछली एस्गार्ड मालकिन ने व्यक्तिगत रूप से हमारे संप्रदाय के नए नेता के रूप में नियुक्त किया था। इसलिए हमारी भावनाओं और कानून दोनों के अनुसार हम अभी भी सम्मान में आपके सामने घुटने टेकना चाहते हैं। आज से हम बहनें और शिष्य एस्गार्ड मास्टर के आदेशों का पालन करेंगे। फ्रोजन क्लाउड की हर महिला सर्वोपरि सुंदरियां थी, लेकिन उनके दिल बर्फ और बर्फ की तरह थे, जिससे लोगों के लिए उनसे संपर्क करना मुश्किल हो गया था। इससे पहले उसके दांतों में खुजली होने लगी थी, जबकि उसने गुप्त रूप से क्रोध किया था कि फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड एक पापी जगह थी जिसने अपने प्राकृतिक संसाधनों को बहुत बर्बाद कर दिया था। और अब वह इस फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड और फ्रोजन क्लाउड की इन सभी महिलाओं का नेता बन गया था। अब उसके चरणों में झुक गया। ये भावना अवर्णनीय रूप से जटिल और सूक्ष्म थी। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, लेकिन आप सभी जल्दी से उठें। आप एस्गार्ड मास्टर के रूप में इसे मेरा पहला आदेश मान सकते हैं, यू चे ने सीधा चेहरा बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा। फ्रोजन क्लाउड की सभी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो गईं, और भले ही उनकी आंखों में अभी भी युनचे को देखकर लूटे जाने का निराशाजनक डर था, लेकिन उनमें अपने नए पुरुष नेता के प्रति बहुत अधिक अस्वीकृति नहीं थी। 3 साल पहले जब वो फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड के इतिहास में स्वीकार किए जाने वाले पहले पुरुष शिष्य थे, तो इससे फ्रोजन क्लाउड के सभी शिष्य हैरान हो गए, और इसमें गोंड युक्सिन भी शामिल थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुरो कियानिक्सु और अन्य परियों को उनके गहन प्रवेश द्वार खोलने में मदद की, और उनमें से 6 को दुनिया चौंकाने वाले स्वर्गीय भगवान की आध्यात्मिक नसों को प्राप्त करने में मदद की। इसके अलावा जिया क्विंग्यू की तुलना में फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट को और भी तेजी से समझने में सक्षम होने के कारण इन कार्यों के कारण फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड के शिष्यों को उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए या उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। यहाँ तक कि इससे उन्हें उसके खिलाफ अपनी सुरक्षा कम करनी पड़ी, और कुछ महीनों के बाद वे मूल रूप से उसके अस्तित्व के आदी हो गए, और अब वह उनकी जरूरत की घड़ी में वापस आए थे और मूल रूप से अकेले ही उन्हें उनके निश्चित विनाश और मृत्यु से बचाया था। इसके अलावा उसने जो शक्ति प्रदर्शित की थी, उससे वे निर्विवाद रूप से आश्वस्त हो गए। फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड पर मंडरा रही विपत्ति को पूरी तरह से हटाया नहीं गया था, लेकिन यू चे का होना, जिसके पास संप्रभु गहन क्षेत्र में ताकत थी, निसंदेह एक शक्तिशाली अभिभावक होने जैसा था, जिसके बारे में उन्होंने पहले सपने में भी नहीं सोचा था। 6 महीनों तक इन दुष्स्वप्नों से गुजरने के बाद उन्होंने अपने पुरुष संप्रदाय गुरु पर निर्भरता बना ली थी, जो इतनी मजबूत थी कि उन्हें खुद भी अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ था। मेरे वरिष्ठ और कनिष्ठ गुरु और सभी विभिन्न वरिष्ठ और कनिष्ठ बहनें, युन चे ने सौम्य और ईमानदार स्वर में कहा, 3 साल पहले मैंने 1000 साल के नियम को तोड़ते हुए फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड में इसके पहले पुरुष शिष्य के रूप में प्रवेश किया था, और अब जब मैं एस्गार्ड मास्टर बन गया हूँ, मुझे अभी भी लगता है कि यह अनुचित है और इससे हमारे संप्रदाय की काफी आलोचना होगी। पिछली एस्गार्ड मालकिन ने ये पद मुझे स्थानांतरित कर दिया क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, इसलिए मैं केवल अस्थायी रूप से एस्गार्ड मास्टर का पद ग्रहण करूंगी। जब किंग्यू वापस आएगी तो मैं तुरंत एस्गार्ड मालकिन का पद उसे वापस स्थानांतरित कर दूंगी। लेकिन हर कोई चिंता मत करो, अंत में मैं अभी भी फ्रोजन क्लाउड का शिष्य हूँ, इसलिए मैं निश्चित रूप से पिछली एस्गार्ड मालकिन से अपना वादा निभाऊंगा। जब तक मैं मर नहीं जाता, मैं निश्चित रूप से किसी को भी हमारे फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड को धमकाने या कुचलने की अनुमति नहीं दूंगा।
गोंग युक्सियन ने उसे फ्रोजन क्लाउड सेलेस्टियल सोल सौंप दिया था और इसके अंदर पिछली सभी एस्गार्ड मालकिनों की महत्वपूर्ण यादें और फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड के बारे में छिपे रहस्यों का एक बड़ा हिस्सा छिपा हुआ था। भीतर के रिकॉर्ड के अनुसार जिया क्विंग्यू ने जिस एस्केप डीप फॉर्मेशन का उपयोग किया था वह एक यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन था, इसलिए कोई भी यह समझने में सक्षम नहीं होगा कि उसे कहां भेजा गया था। दरअसल ये भी नहीं पता था कि इस टेलीपोर्टेशन का सबसे बड़ा दायरा क्या होगा। वह ये भी जानता था कि ये क्विन शिंग और उसके गुंडों ने फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड पर हमला किया था। आश्चर्यजनक रूप से जिया क्विंग्यू ही था। ये कुछ ऐसा था जिसके कारण वह अत्यधिक भ्रमित हो गया और उसे हाई अलर्ट पर रखा गया। जिया क्विंग्यू ने फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में 16 साल बिताए थे और उसने मुश्किल से ही अपना कमरा छोड़ा था। यहाँ तक कि युनचे, जो उसका मंगेतर था, ने भी उसे उन 16 वर्षों में केवल कुछ ही बार देखा था। उसके बाद वह मूल रूप से फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड में ही रही और बहुत कम ही विदेश गई। यहाँ तक कि उन दुर्लभ अवसरों के दौरान भी उसने पहले कभी ब्लू विंड नेशन नहीं छोड़ा था। तो सन मून डिवाइन हॉल अचानक जिया क्विंग्यू को निशाना क्यों बनाना चाहेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि ये जिंगहान को जिया क्विंग्यू की सुंदरता पसंद आ गई हो? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जिंगान को पहले कभी जिया क्विंग्यू को भी नहीं देखना चाहिए था। असगार्ड मास्टर, हमें आगे क्या करना चाहिए? मुरो क्यानेक्स्यू ने शांत स्वर में पूछा और उसकी बर्फीली आंखों में गहरी उदासी और चिंता भरी हुई थी। अब तक भी उन्हें ये समझ नहीं आया कि फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड, जो कभी भी सांसारिक मामलों में शामिल नहीं हुआ था, उस पर इतनी भयानक विपत्ति क्यों आएगी। उन सभी की खूबसूरत निगाहें यूचे की ओर मुड़ गईं। इस भीषण विपत्ति के समय 22 वर्ष से अधिक आयु का ये युवक चुपचाप उनका सहारा बन गया था। आखिरकार आप जहां भी गए, ये प्रकृति का नियम था, शक्तिशाली शासन सर्वोच्च था और यह हर जगह समान था। यूचे ने हल्की लेकिन भारी आह भरी और कहा, आइए पहले हम इस दुष्ट से पूछताछ करें जो मरने के लायक है। यूचे ने अपना हाथ बढ़ाया और ठंडी हवा चली, जिससे काले कपड़े पहने आदमी चिल्लाने लगा क्योंकि उसे दूर से घसीटा गया और उसके पैरों पर जोर से गिरा। ये क्विंशियन की गहन शक्ति को यूचे ने पहले ही पंगु बना दिया था और उसकी शिरोबिंदु भी काट दी गई थी, इसलिए वह चाहे तो आत्महत्या भी नहीं कर सकता था। विरोध करना या भागना तो दूर की बात थी। इस जमे हुए बर्फ के दृश्य में वह, जिसके पास अपनी रक्षा करने के लिए कोई गहन ऊर्जा नहीं थी, इतना ठंडा था कि वह कांपता और कांपता रहता था, क्योंकि अत्यधिक कड़वी ठंड उसकी प्रत्येक सांस के साथ अनगिनत बर्फीली सुइयों को उसके शरीर में चुभा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप अनकहा दर्द होता है। उसने यूनचे की ओर देखा और उसकी आंखों में और कुछ नहीं था, गिड़गिड़ाते हुए कहा, इसमें सिर्फ दहशत थी। लेकिन वह अपने मुंह से एक आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था। उसे देखकर फ्रोजन क्लाउड की सभी महिलाओं के चेहरे रोष और आक्रोश से भर गए। यूचे एक कदम आगे बढ़ा और उस पर कोई भी शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने बस अपना हाथ बढ़ाया और अपने प्रोफाउंड हैंडल को उड़ा दिया और अपने शरीर में धंसा दिया, क्योंकि उसने तुरंत प्रोफाउंड हैंडल सोल सर्च का प्रदर्शन किया। ये क्विंशियन का पूरा शरीर कांपने लगा, जबकि उसकी दोनों आंखों ने तुरंत अपना ध्यान खो दिया और खाली तालाब बन गई। आपका क्या नाम है? यूनचे ने अपनी हथेली हटाते हुए नम्रतापूर्वक पूछा। ये किंग शिंग। ठंड के कारण ये किंशियन की आवाज कांपने लगी। हाँ, यूनचे की भौहें हल्की सी कांपने लगी। आखिरकार यह सन मून डिवाइन हॉल था। हालांकि सन मून डिवाइन हॉल एक शक्ति नहीं थी जो एक परिवार द्वारा एक साथ बंधी हुई थी। सन मून डिवाइन हॉल में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को अपना उपनाम बदलकर ये करना पड़ा। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या आप जिस संप्रदाय से संबंधित हैं वह सन मून डिवाइन हॉल है? उद्धरण चिन्ह ... हाँ, ये क्विंशियन ने रोबोटिक ढंग से उत्तर दिया। यूचे के चारों ओर आश्चर्य और चिंता की चीखें गूंज उठी। सन मून डिवाइन हॉल नाम के कारण फ्रोजन क्लाउड की लड़कियों के सुंदर चेहरे फीके पड़ गए। प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप के भीतर इतनी शक्तियां नहीं थी जो अधिपतियों को खदेड़ने की क्षमता रखती हो। पिछले 6 महीनों के दौरान पवित्र भूमि शब्द कभी कभी उनके दिमाग में आए थे, लेकिन उन्होंने तुरंत उन शब्दों को खारिज कर दिया, क्योंकि जमे हुए बादल एस्गार्ड और यहाँ तक कि पूरे ब्लू विंड नेशन के संबंध में 4 पवित्र मैदान दिव्य महलों के समान थे जो स्वर्ग से ऊंचे थे, इसलिए वे कभी भी अपने जमे हुए बादल एस्गार्ड के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। और वहाँ उनके प्रति इस तरह का घृणित व्यवहार करना उनके लिए और भी कम कारण था। लेकिन इस समय उन्होंने जो नाम सुना था वह वास्तव में एक ऐसा नाम था जो पौराणिक 4 महान पवित्र भूमियों से संबंधित था, जिसे वे केवल जमीन से ही देख सकते थे। तुम्हें यहाँ किसने भेजा? सदमे, भ्रम और डर से भरी आवाजों के बीच यूनचे ने अपना प्रश्न जारी रखते हुए सीधे ये किंशियन की ओर देखा। ये यंग मास्टर था, ये जिंगहान, और ये जिंगहान ने जिया क्विंग्यू को पकड़ने के लिए आप में से बहुत से लोगों को फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड के पास भेज दिया। यूचे ने भौहें सिकोड़ कर पूछा। हाँ, हमें ये भी गारंटी देनी थी कि जिया क्विंग्यू को इस प्रक्रिया में कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने तुम्हें उसे पकड़ने के लिए क्यों भेजा? ये जिंगान के पास जिया क्विंग्यू के संबंध में क्या योजना है? यूचे की आवाज और भी गहरी और गंभीर हो गई। ये क्विंशियन की खोखली आंखें खाली हो गईं और उससे जवाब देने में काफी समय लग गया। मुझे नहीं पता। जब कोई व्यक्ति प्रोफाउंड हैंडल सोल सर्च के प्रभाव में हो तो कोई झूठ नहीं बोला जा सकता था। तो चूंकि उसका उत्तर ये था कि उसे नहीं पता था, इसलिए यह पुष्टि की जा सकती थी कि ऐसा ही था। जिस सवाल ने यूचे के मन में सबसे ज्यादा सवाल पैदा किए, उसका जवाब नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसने गहरी सांस ली और अचानक पूछा, और ये जिंगान ने जिया क्विंग्यू को कहाँ देखा था? या क्या उसे जिया क्विंग्यू के अस्तित्व के बारे में किसी अन्य स्रोत से पता चला था? यंग मास्टर ने जिया क्विंग्यू को पहले कभी नहीं देखा है। यंग मास्टर ने जिया क्विंग्यू का नाम माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के एक बुजुर्ग से सुना था, शक्तिशाली स्वर्गीय तलवार क्षेत्र से एक बुजुर्ग। जैसे ही यूनचे ने जवाब दिया, उसकी भौहें आपस में चिपक गईं। कौन सा बुजुर्ग? मुझे नहीं पता। यूनचे का धैर्य खत्म हो गया और उसने अपना एक पैर एक क्विंशियन की छाती पर रख दिया और दोनों हथेलियों को उसके सिर पर दबा दिया। उसने अपना प्रोफाउंड हैंडल जारी किया और तेजी से अपनी सारी यादें वापस पा ली। कुछ छोटी सांसों के अंतराल में उसने ये क्विंशियन का सिर छोड़ दिया, जबकि उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई थी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 665 जमे हुए बादलों का बाहर निकलना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 665 जमे हुए बादल का बाहर निकलना। ये क्विंशियन की यादों से पता चला कि ये वास्तव में ये जिंगहान ही थे जिन्होंने उन्हें जिया क्विंग्यू का अपहरण करने का आदेश दिया था। ये क्विंशियन के पिता डिवाइन हॉल मास्टर और हेवनली मोनार्क ये मिक्सी को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। इसके अलावा ये जिंगहान जिया क्विंग्यू को बहुत महत्व देते थे।
पहले तो वह खुद फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में आना चाहते थे, लेकिन क्योंकि गहन कला बाधा अचानक ढीली हो गई थी, उनके पास ये क्विंगशिंग और ये जी को भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये जिंगहान ने जिया क्विंगयू को क्यों पकड़ लिया? ये क्विंगशिंग की यादों से ये पुष्टि की जा सकती है कि ये जिंगहान ने वास्तव में जिया क्विंगयू को पहले कभी नहीं देखा था। आधे साल पहले जिया क्विंगयू नाम का उल्लेख भी नहीं किया गया था। ताकतवर स्वर्गीय तलवार क्षेत्र का बुजुर्ग युन चे काफी देर तक चुप रहा, फिर अचानक उसके दिमाग में एक नाम कौन था? लिंग कुन। जैस्मीन। युन चे ने अपनी भौहें नीची कर ली और पूछा, उस समय ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट में जब तुमने मुझे बताया था कि जिया क्विंगयू के पास हॉट ऑफ स्नोग्लेज ग्लास और 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी है, तो तुमने उल्लेख किया कि हॉट ऑफ स्नोग्लेज ग्लास इस विमान में दिखाई नहीं देना चाहिए था, इसलिए कोई भी इसकी पहचान नहीं कर सका। लेकिन अगर किसी को 9 गहन उत्तम शरीर पर ध्यान देने का मौका मिले, तो क्या आपको लगता है कि ये जिंगहान ने जिया क्विंगयू का अपहरण उसकी 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी के कारण किया है? चमेली ने उदासीनता से पूछा। ये सही है। युन चे ने सिर हिलाया और कहा, ये जिंगान को माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के एक बुजुर्ग से जिया क्विंगयू के अस्तित्व के बारे में पता चला। फिर भी फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड मूल रूप से पूरे वर्ष दुनिया से अलग थलग रहता है। शिष्य शायद ही कभी एसगार्ड छोड़ते हैं और उनका 4 महान पवित्र मैदानों से कोई संबंध नहीं है। लेकिन 4 महान पवित्र मैदानों में वास्तव में एक व्यक्ति है जिसने जिया क्विंगयू को देखा था, और यह वास्तव में ताकतवर स्वर्गीय तलवार क्षेत्र का कोई व्यक्ति था। ये 5 साल पहले हेवनली स्वॉर्ड विला में आयोजित ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट में था। माइटी हेवनली स्वॉर्ड क्षेत्र से लिंग कुन। ये क्विंगशिंग नाम के इस व्यक्ति की यादों में इस लिंग कुन से जुड़ी यादें माइटी हेवनली स्वॉर्ड क्षेत्र में किसी भी अन्य की तुलना में अधिक है। ताकतवर स्वर्गीय तलवार क्षेत्र में केवल वही लोग जिन्होंने संप्रभु गहन क्षेत्र में कदम रखा था बुजुर्ग बनने के योग्य हो सकते थे। लिंग कुन की गहरी ताकत केवल तानाशाह गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर है, लेकिन उन्हें पहले से ही ताकतवर स्वर्गीय तलवार क्षेत्र में एक आधिकारिक बुजुर्ग के रूप में नियुक्त किया गया था। इसका कारण यह है कि भले ही उसकी गहरी ताकत थोड़ी कम है, वह बुद्धिमान और युक्तियों से भरा हुआ है, या अविश्वसनीय रूप से चालाक और बेहद चतुर है। वह माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन में थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और स्वॉर्ड मास्टर जुआनयोवान वेंटियन द्वारा उस पर बेहद भरोसा किया जाता है और उसे महत्व दिया जाता है। न केवल माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के अन्य बुजुर्ग उसे नीची दृष्टि से नहीं देखते क्योंकि उसके पास कम गहन शक्ति वाला बुजुर्ग दर्जा है, बल्कि वे सभी जानबूझकर उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। साथ ही वह व्यक्ति है जो माइटी हेवनली स्वॉर्ड से बाहर रहा। यह क्षेत्र सबसे लंबे समय तक रहा, इसलिए वह बहुत अनुभवी और जानकार है। जब भी कोई बड़ी घटना होती है जिसके लिए ताकतवर स्वर्गीय तलवार क्षेत्र को किसी को भेजने की आवश्यकता होती है, तो ज्यादातर समय वह लिंग कुन ही होता है। ये क्विंगशिंग की यादों में लिंग कुन के बारे में जानकारी ने यूचे के दिल को ठंडा कर दिया। उन्होंने पहले 2 बार लिंग कुन के साथ बातचीत की थी, एक बार हेवनली स्वॉर्ड विला में और दूसरी बार डिवाइन फीनिक्स एम्पायर में। जब वह हेवनली स्वॉर्ड विला में थे तो लिंग कुन ने एक बार सबके सामने उनसे बात की और उन्हें माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उस समय यूचे की गहरी ताकत कम थी और उसकी कोई पृष्ठभूमि या कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, लेकिन लिंग कुन ने इस प्रकार की हरकत की जिसने सभी को चौंका दिया और भ्रमित कर दिया। अब जब युनचे ने इसके बारे में सोचा तो ये लिंग कुन के अविश्वसनीय रूप से भयावह निर्णय को दर्शाता है। डिवाइन फीनिक्स एम्पायर में 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट में एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी से भाग लेने वाले व्यक्ति आध्यात्मिक मास्टर प्राचीन ब्लू थे, जो एक अत्यंत उच्च पद पर थे। सन मून डिवाइन हॉल से उनके यंग मास्टर ये जिंगान थे और सुप्रीम ओशन पैलेस ने भेजा था जिकियानरो, जिनसे फैन हेंगकुन और ये जिंगहान दोनों कुछ हद तक डरते थे। केवल माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन ने लिंग कुन जैसे निम्न स्तरीय बुजुर्ग को भेजा। अब इसके बारे में सोच रहा हूँ, ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन को प्राइमरियल प्रोफाउंड आंख में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि लिंग कुन के पास पर्याप्त था क्षमता, निहित स्वभाव, भयावह आंखें, गहरी चतुराई और व्यापक ज्ञान के साथ उसके लिए 9 गहन उत्तम शरीर के अस्तित्व के बारे में जानना निश्चित रूप से संभव था। जैस्मीन ने कहा था कि 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी की सबसे विशिष्ट विशेषता ये थी कि इसने प्राकृतिक कानून की अनदेखी की, और जब अर्थ प्रोफाउंड रियलम की जिया क्विंगयू लिंग यू के खिलाफ लड़ रही थी, लिंग यू की तलवार आत्मा डोपलगैंगर का सामना कर रही थी, उसने एक कास्ट किया फ्रोजन क्लाउड डोमेन जिसे केवल एम्परर प्रोफाउंड दायरे में कोई ही कास्ट कर सकता है। लिंग कुन, जो वहां मौजूद थे, ने स्वाभाविक रूप से इसे पूरी तरह से देखा। यदि वह था जिसने जिया क्विंगयू के 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी के बारे में पता लगाया, तो सब कुछ समझाना आसान होगा। जैस्मिन ने हल्के से कहा, द 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी एक शानदार ट्रेनिंग इंक्यूबेटर है। यदि यह वास्तव में लिंग कुन ही था जिसने जिया क्विंगयू के 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी की खोज की थी, तो उसने इसे क्यों नहीं लिया और इसका आनंद स्वयं क्यों नहीं लिया, या इसे सन मून डिवाइन हॉल के लोगों को लीक करने के बजाय ताकतवर स्वर्गीय तलवार क्षेत्र से किसी को दे दिया? बहुत सरल, युनचे ने धीमी आवाज में कहा, 9 गहरा उत्तम शरीर हर 10,000 साल में एक बार भी खोजना मुश्किल था। यदि उसने स्वयं इसका उपयोग किया और खोजा गया, तो ताकतवर स्वर्गीय तलवार क्षेत्र का ऊपरी क्षेत्र निश्चित रूप से असंतुष्ट होगा या नाराज भी हो सकता है। इसके अलावा यदि उसने इसे ताकतवर स्वर्गीय तलवार क्षेत्र के शीर्ष मजबूत अभ्यासकर्ताओं को दिया, तो ये केवल कुछ ऐसा होगा जो एक अधीनस्थ को श्रेष्ठ का सम्मान करने के लिए करना चाहिए। अधिक से अधिक उसे कुछ इनाम मिल सकता है, लेकिन अगर उसने इसे ये जिंगान को दिया तो ये पूरी तरह से अलग होगा। ये जिंगान एक प्रकार की दोहरी खेती विधर्मी कला की खेती कर रहा था। 4 महान पवित्र मैदानों के बारे में जानने वाले लगभग सभी लोग इसके बारे में जानते थे। हर साल वह इंक्यूबेटर को प्रशिक्षण देने के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं का गुप्त रूप से अपहरण कर लेता था। अगर उसने 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी के बारे में सुना, तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होगा और किसी भी कीमत पर इसका पीछा करेगा। इसलिए लिंग कुन ने स्वयं जिया क्विंगयू पर कार्रवाई नहीं की और माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन को सूचित नहीं किया। इसके बजाय उसने ये जिंगहान को बताया। ये जिंगहान को केवल 6 महीने पहले ही इसके बारे में पता था, क्योंकि लिंग कुन ने केवल उसे 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी के अस्तित्व के बारे में बताया था, लेकिन ये जिंगहान को यह नहीं बताया था कि वह व्यक्ति कौन है। 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी का स्वामित्व था और इसके बदले उसने और भी अधिक दांव लगाने का प्रस्ताव रखा। आधे साल पहले तक जब ये जिंगान ने दांव लगाना पूरा कर लिया, तो उसे लिंग कुन से जिया क्विंगयू के नाम और उसके स्थान के बारे में पता चला।
जब युन चे बोल रहा था तो उसकी भौहें और भी कड़ी हो गईं क्योंकि जितना अधिक वह इस दिशा में सोचता था उतना ही अधिक उसे लगता था कि यह संभव है। लिंग कुन, युन चे ने ये नाम धीमी आवाज में कहा और इसे अपने दिमाग में खतरे के रूप में चिन्हित किया। इसके अलावा युन चे ने ये किनशेन की यादों से और भी जानकारी प्राप्त की जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के फीनिक्स भगवान वास्तव में मरे नहीं थे और प्राइमरियल प्रोफाउंड आग के गायब होने के बाद 3 साल पहले एक बार फिर से प्रकट हुए थे। इसने एक जबरदस्त दबाव छोड़ा जिसने आकाश को ढक लिया, जिसने 4 पवित्र मैदानों के लोगों को चौंका दिया और भयभीत कर दिया और ये झिंगान को दंडित किया। क्या हुआ? फैंग जुए ने स्वयं कहा था कि फीनिक्स भगवान बहुत समय पहले गायब हो गए थे। दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के सबसे बड़े बुजुर्ग फैंग फेयांग ने भी फीनिक्स भगवान के निधन के कारण ये झिंगान के साथ मिली भगत की। क्या अभी भी और भी छुपे रहस्य हो सकते हैं? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही फीनिक्स भगवान वास्तव में अभी भी जीवित थे, ब्लू विंड नेशन को रौंदने वाले दिव्य फीनिक्स साम्राज्य को अभी भी 10 गुना भुगतान किया जाना चाहिए। सन मून डिवाइन हॉल। ये सन मून डिवाइन हॉल क्यों है? मुरो कियानेक्स्यू का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। वह गुस्से में थी, भ्रमित थी और अनियंत्रित रूप से घबरा रही थी। लेकिन वह सन मून डिवाइन हॉल था जो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के 4 पवित्र मैदानों में से एक था, जो पूरे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में सबसे ऊंचा अस्तित्व था। उनके खिलाफ लड़ने का जिक्र नहीं, सिर्फ उनका नाम सुनने से अविश्वसनीय रूप से भारी दबाव आएगा। हमने कभी भी सन मून डिवाइन हॉल को पार नहीं किया और हमारा उनसे कोई संपर्क भी नहीं था, फिर उन्होंने हम पर हमला क्यों किया? सन मून डिवाइन हॉल, ये कैसे हो सकता है? चू युएली की आंखें अभी भी भ्रम के कोहरे में थी। केवल फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड ही नहीं, यह एक ऐसा नाम था जो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की लगभग सभी ताकतों को हताश करने के लिए काफी था। सन मून डिवाइन हॉल का लक्ष्य अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम अंततः इसकी तह तक पहुंचेंगे। युन चे ने शिष्यों का सामना किया और शांति से कहा, इस आपदा के कारण 2 असगार्ड मालकिनों का निधन हो गया। आपको सन से नफरत करनी चाहिए। मून डिवाइन हॉल अब हड्डियों तक पहुंच गया है और जिन लोगों को सन मून डिवाइन हॉल द्वारा भेजा गया था वे सभी मेरे द्वारा मारे गए। उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल नहीं किया और यहाँ तक कि नुकसान भी उठाया। सन मून डिवाइन हॉल भी निश्चित रूप से ऐसा नहीं होने देगा। बाकी इन परिस्थितियों में अगर हमारे जमे हुए बादल असगार्ड के अधीन अस्तित्व में रहना चाहता है, सूर्य, चंद्रमा, दिव्य हॉल की छाया, केवल 2 ही रास्ते हैं। असगार्ड मास्टर स्पष्ट हो सकते हैं। युन चे जो कह रहा था उसे सुनकर हर किसी की आंखों में भाव गंभीर हो गए। पहला तरीका, अत्यधिक बर्फ वाले बर्फीले क्षेत्र से बाहर निकले, युन चे ने धीरे से कहा। वे सभी 12 लोग यहीं मर गए। ये जिंगान के स्वभाव से वह निश्चित रूप से क्रोधित होंगे। कुछ ही समय बाद सन मून डिवाइन हॉल से और अधिक लोग आएंगे और फ्रोजन क्लाउड असगार्ड को अधिक खतरे में डाल देंगे। इसलिए ये स्थान अब रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। अत्यधिक बर्फ वाले बर्फीले क्षेत्र को छोड़े। अपनी दृष्टि के भीतर अंतहीन बर्फ और परिचित फ्रॉस्ट फ्लावर स्नो तालाब को देखते हुए उनकी आंखें लंबे समय तक कांपती रहीं, अवाक रहीं। मुरो कियानेक्स्यू ने धीरे से आह भरी और कहा, असगार्ड मास्टर, आपने जो कहा हम सब समझते हैं। यदि हम यहीं रुके रहे तो किसी भी क्षण हम पर और भी भयंकर विपत्ति आ पड़ेगी। सन मून डिवाइन हॉल का सामना करते हुए हम अपनी ताकत से उनसे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। लेकिन जमे हुए बादल असगार्ड का 1000 साल का इतिहास यहाँ हजारों वर्षों से मौजूद था। संसाधन, स्मृतियां, कलाएं, विरासतें, पृष्ठभूमियां और यहाँ तक कि हमारे पूर्वजों के शब्द भी यहाँ हैं। इसके अलावा केवल पर्यावरण के आधार पर फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स और फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स की खेती के लिए यहाँ से अधिक उपयुक्त कोई अन्य जगह नहीं है। अगर हम सब यहाँ से चले गए तो ये जगह निश्चित रूप से प्रचंड सन मून डिवाइन हॉल से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। भले ही हमने अपनी जान बचा ली हो, हमारा फ्रोजन क्लाउड असगार्ड तब केवल नाम के लिए ही अस्तित्व में रहेगा। असगार्ड मास्टर, फिर आपने जो दूसरा तरीका बताया वह क्या है? मुलानी ने आशा से पूछा। फ्रोजन क्लाउड शिष्य की प्रतिक्रियाएं वैसी ही थी जैसी युन चे ने भविष्यवाणी की थी। ये जगह एक बर्फीली जगह थी जो दुनिया से अलग थलग थी। अपने संप्रदाय की गरिमा और नींव के बिना भी वे पहले से ही यहाँ की हर चीज के आदी थे। वे पहले से ही अंतहीन बर्फ और ठंड के आदी हो चुके थे। बाहरी दुनिया के लोगों के प्रति उनका प्रतिरोध लगभग एक सहज प्रवृत्ति थी और उन्होंने अपने दिल और आत्मा की गहराई से बाहरी दुनिया में फिट होने को और भी अधिक अस्वीकार कर दिया। उन्होंने गंभीर भाव से उत्तर दिया, दूसरा रास्ता सरल है। वह है सीधे सन मून डिवाइन हॉल का सामना करना, इस जगह की रक्षा के लिए अपनी ताकत का उपयोग करना। और एक दिन सन मून डिवाइन हॉल को खून का कर्ज चुकाना होगा। युन चे के शब्दों के कारण एक बार फिर उनकी आंखें नम हो गईं और उनके मुंह काफी देर तक खामोश रहे, क्योंकि वह सन मून डिवाइन हॉल था। ब्लू विंड नेशन में वे एक बुलंद अस्तित्व थे। भले ही उन्हें हेवनली स्वॉर्ड विला का सामना करना पड़े, वे बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। लेकिन सन मून डिवाइन हॉल के विरुद्ध भले ही उनकी ताकत 10 गुना या 100 गुना अधिक मजबूत थी, यह एक विशाल राक्षस था जिसके खिलाफ लड़ना उनके लिए बिल्कुल असंभव था। प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप की सभी ताकतों का सर्वेक्षण करते हुए कौन सन मून डिवाइन हॉल का विरोध करने की हिम्मत करेगा, कौन उनके साथ दुश्मन बनने की हिम्मत करेगा, और कौन ऐसा कुछ कहने की हिम्मत करेगा जैसे सन मून डिवाइन हॉल को भुगतान करना होगा खून का कर्ज। लेकिन फैंग हान्यू ने डरते हुए कहा और युन चे ने तुरंत उसे टोक दिया, नहीं, लेकिन जिस कारण से हम अभी भी यहाँ रह रहे हैं वो मृत्यु का इंतजार नहीं कर रहा है, और जो मैंने अभी कहा वह भी बिल्कुल नहीं था एक मूर्खतापूर्ण कल्पना। युन चे ने गंभीरता से कहा, अब स्थिति वास्तव में उतनी बुरी नहीं है। जब 12 लोग हमारे फ्रोजन क्लाउड असगार्ड पर हमला कर रहे थे तो वे लगातार और जानबूझकर अपनी पहचान छिपा रहे थे। वे स्पष्ट रूप से उजागर नहीं होना चाहते थे। आखिरकार सन मून डिवाइन हॉल एक पवित्र भूमि है। अगर बिना किसी कारण के फ्रोजन क्लाउड असगार्ड पर हमला करने की खबर बाहर आती है तो यह निश्चित रूप से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। साथ ही इस हमले का आदेश सन मून डिवाइन हॉल के यंग हॉल मास्टर ये झिंगान ने दिया था। डिवाइन हॉल के हॉल मास्टर हेवनली मोनार्क ये मेक्सी को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। इसलिए बाद में ये जिंगान की हरकतें बहुत महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए और वह इसे कवर करने की बहुत कोशिश भी करेगा। आपकी वर्तमान ताकत के साथ भले ही यह सन मून डिवाइन हॉल के कुछ ही अधीनस्थ हो, आपके लिए विरोध करना कठिन होगा। लेकिन यदि आप मेरी बातों पर विश्वास करते हैं। युन चे की आंखों में अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उन्होंने घोषणा की, मेरे पास सभी वरिष्ठ बहनों और कनिष्ठ बहनों की गहन शक्ति को आधे में सम्राट प्रोफाउंड दायरे तक पहुंचाने का एक तरीका है। वर्ष 6 जूनियर मास्टर्स और सीनियर मास्टर्स को जो पहले से ही सिंहासन पर हैं।
सभी अधिपति बन जाएं। फैंग हन्यू और फैंग हेनेक्सू की क्रिस्टल जैसी आंखें जितनी बड़ी हो सकती थी उतनी चौड़ी हो गई, यहाँ तक कि उनके मुंह भी चौड़े हो गए। फ्रोजन क्लाउड के सभी शिष्य अभी भी हैरान थे, क्योंकि युनचे ने अब जो कहा वह सन मून डिवाइन हॉल को खून का कर्ज चुकाने से 1000 गुना अधिक बेतुका था। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।